सुनने में बहुत आसान लगता है। आप घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां पे जब आपको बहुत जल्दी जाना होता है और रात को लेट हो जाता है बिकॉज डॉक्टर्स आर नॉट देयर, तो हम इमरजेंसी वार्ड्स में जाते हैं। नॉर्मली हम लोग अपॉइंटमेंट्स लेते हैं और उनसे मिलने जाते हैं। इतना ही होता है क्या हेल्थ? जब आपसे एग्जामिनर टीयर 2 में और खासकर टीयर 3 में इंटरव्यू में आपको हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में आपसे जरूर पूछेंगे इन वन वे और दी अदर। सो बेसिकली हमें डिस्क्रिप्टिव का क्यों प्रॉब्लम होता है और क्यों हमारे को लगता है कि डिस्क्रिप्टिव निकल गया, अगर टीयर 1 निकल गया तो इंटरव्यू भी आ जाएगा। देखो मैं बताता हूं कि यूजफुल क्यों होता है आंसर राइटिंग। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं टीयर 2। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं इंटरव्यू। ठीक है, इट विल हेल्प 50% इन टीयर 2 एंड रेस्ट 50% इन द इंटरव्यू। मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, मान लीजिए कि टीयर 2 में आपसे पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, आपने बता दिया व्हाट डू यू थिंक अबाउट समथिंग। इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे व्हाट डू यू थिंक। फर्क सिर्फ एक बहुत सिंपल सा है, यहां पे आपसे वन साइडेड होगा। यूल गिव आर्ग्यूमेंट्स, यूल गिव एविडेंस, इट विल हैपन दैट वे। यहां पे 2 साइडेड है। इसमें और इसमें अप्रोच का फर्क सिर्फ इतना है, वन साइडेड में आप अपने जो मर्जी है, आपको जैसा लगता है आप बोल सकते हैं। इंटरव्यू में जब आप आर्ग्यूमेंट देंगे, उस आर्ग्यूमेंट का काउंटर आर्ग्यूमेंट भी आएगा। उस काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए भी आपके पास आंसर है। बस वही गेम है टीयर 2 और इंटरव्यू के बीच में। टीयर 2 में आपने पढ़ लिया हेल्थ के एजुकेशन सबके बारे में, बट आपने एडिटोरियल्स नहीं पढ़े, आपने डिफरेंट व्यूज नहीं लिए। जब तक डिफरेंट, क्योंकि आप अपने आप से सोच रहे हैं, अपने आप ही सवाल बना रहे हैं, अपने आप ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। वहां पे एक डिफरेंट सवाल आ सकता है जहां पे एडिटोरियल्स का सबसे ज्यादा यूज होता है। टीयर 1 में आपसे पूछ लिया है व्हाट, क्या मतलब व्हाट। ठीक है, यहां पे टीयर 2 में आपसे पूछा जाएगा क्यों, वाई। दे विल आस्क वाई थिंग्स हैपन द वे दे हैपन। इंटरव्यू में क्या फर्क हो जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा हाउ। आपने बोल दिया कि क्यों होता है, वो बोलेंगे भाई कैसे, ऐसे कैसे आपने बोला। वहां पे आपको सबसे ज्यादा काम आता है डिफरेंट सोर्सेस से एडिटोरियल्स। अब यहां पे रोल क्या है इस बैच का। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, आप देखेंगे इंटरव्यू के टॉपिक्स हैं और इंटरव्यू टीयर 2 की टॉपिक्स हैं। अब इसमें हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन आएगा क्या लिखें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा क्या लिखें। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कैसे लिखें, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कितना लिखें। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी आपकी, ये तीनों प्रॉब्लम जो है ना, क्या कैसे और कितना लिखें, ये तीनों प्रॉब्लम के लिए आपको एक ही जगह पर एक ही बैच में कोई भी एक साथ नहीं समझाएगा। आपको हर टॉपिक के लिए डिफरेंट टीचर आएगा, आपको डेटा दे जाएगा और लिख लो अपने आप। ठीक है, कितना लिखे, कैसे लिखे, क्या लिखे, सब यहां पे होगा। और कैसा लिखा वो भी इवैल्यूएशन इस बैच के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहां पे हम लोग दे क्या रहे हैं, एक तो ये नॉर्मल जो डेटा है, डेटा स्टैटिस्टिक्स आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा, लेकिन कितना चाहिए, कहां से चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो ये मैं डेटा स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं, ये तो फ्री में सबको मिलेगी, जो भी बैच है, यूट्यूब है, सबको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे बढ़कर थोड़ा और इंटरव्यू में, और जो देखो कुछ होते हैं हेल्थ एजुकेशन वल्नरेबल सेक्शन जैसे विमेन वगैरह, उन सेक्टर्स के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब आपसे डायरेक्टली ना अग्रीमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, डायरेक्टली पूछा जाता है किसी पॉलिसीज के बारे में। वहां पे एडिटोरियल्स, ठीक है, प्लस योजना मैगजीन। योजना मैगजीन में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे सिर्फ उन टॉपिक से उठाए जाते हैं जो भी डिस्कस किया जाता है एक साल में, योजना मैगजीन। ठीक है, ये जो डेटा है ना, ये जो प्रीशियस डेटा है, ये आपको इस कोर बैच में मिलेगा। कि आपको एडिटोरियल्स में जब आपसे वो पूछेंगे किसी एक एक्ट के बारे में कि दिस एक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। नाउ इफ यू विल स्टार्ट गिविंग द आंसर,
फ्रॉम जस्ट द डेटा इट इज नॉट पॉसिबल। आपको डिफरेंट व्यूज लेना बहुत जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट, ऐसे कैसे लिखना है वो सबको नहीं समझ आता। इंट्रो कैसा लिखें सर कैसा करें, वो सब क्या होगा। लेकिन एक चीज आपको, जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, एक चीज मेरे कहने से अपने सामने डिस्क्रिप्टिव 2 बैच शुरू कर रहे हैं, सामने अपने प्लीज लिख लीजिए बड़ा बड़ा, टू बी अ गुड राइटर फर्स्ट बी अ गुड रीडर। आप वेल रेड होने चाहिए सब्जेक्ट्स के अंदर, तभी आप अपने हिसाब से, जब जैसे हिसाब से सवाल पूछा जाएगा उस हिसाब से आप जवाब दे पाएंगे। अगर डेटा ही नहीं है तो आप एनालाइज कैसे करेंगे? माई पॉइंट इज दैट if you do not have the data, how are you going to analyze? It is not possible. जितना भी कर लीजिए आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम आज देखेंगे कि हमारी कंट्री का हेल्थ सेक्टर है कैसा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसमें, इश्यूज और चैलेंजेस हैं उसके अंदर, और साथ में हमारी सरकार ने क्या किया है। उसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दूंगा, ठीक है, जिसमें बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 इनोवेटिव सॉल्यूशंस आपको अपनी तरफ से देने पड़ेंगे। एग्जामिनर चाहता है, मतलब ऐसे इज द ओनली वे दैट यू गेट टू आर्ग्यू। टपरी पे बैठ के आर्ग्यू करना है, आपकी मर्जी है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको एक पेपर पे आर्ग्यूमेंट के लिए बहुत अच्छा टॉपिक मिला है, अगर आपको आर्ग्यू करने की आदत है और अच्छा लगता है, दिस इज द पेपर फॉर यू। आप आर्ग्यूमेंट कीजिए, लेकिन वेल रेड आर्ग्यूमेंट कीजिए। ये नहीं अपनी मर्जी से, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होता है। ये जब डिटेल्स हम हेल्थ सेक्टर की पढ़ लेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे में शुरुआत कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, और इस डेटा को यूज कैसे करना है, वो सब मैं इस क्लास के बाद आपको लास्ट में समझाऊंगा। और फिर एक टॉपिक दूंगा, वो टॉपिक के बाद आपको उस पर लिखना है, और जो भी कोर बैच वाले हैं वो मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं, मैं सबके आंसर्स पढ़ूंगा और बताऊंगा इंप्रूवमेंट कैसे होती है। हर चीज इंट्रो के अंदर, हुक में आपको कोट्स देने हैं, वो सब आपको मिलेंगे, फैक्ट स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेंगी, एनेक्डोट्स, या कभी कभी आप पर्सनल स्टोरी से भी शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली आपने कैरेक्टर खुद बनाया और उसकी पहले व्यथा बताई, कंडीशन बताई, और फिर हेल्थ को शुरू करते हैं, वो आप शुरू कर सकते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, इमेजिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा आर्ग्यूमेंट चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार कुछ सीखने को मिला। ठीक है, रीसेंट न्यूज स्टोरी कोई चली है या रिलेटेड इवेंट्स हैं, वो भी आप शुरू कर सकते हैं उससे। तो कैसे, कहां, क्या यूज करना है, वो सब इस कोर बैच में आपको समझाया जाएगा। शुरू करते हैं हम हेल्थ सेक्टर के बारे में। हेल्थ सेक्टर के बारे में जैसे मैंने बताया, कॉमनली हमें ऐसा लगता है कि हेल्थ सेक्टर है, हम लोग जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेते हैं डॉक्टर के पास और हम लोग आ जाते हैं वापस। बट जब आप एक ग्राउंड लेवल पे जॉब करेंगे, जब आप यूपीएससी में जाएंगे, सीएपीएफ में जाएंगे, वहां पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपको हर चीजें ना ग्राउंड लेवल पे पता होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या सिस्टम होता है, हमें क्या जरूरत है, कि कल को अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने किस हेल्थ सेक्टर की कौन सी प्रॉब्लम को, कौन से इशू को सॉल्व करने के लिए वो पॉलिसी बनाई है। बस इतना ही है ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा इंट्रो बताऊंगा, लेकिन वो आखिरी में सारी चीजें डिटेल्स आपको बताऊंगा। ठीक है, सो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हेल्थ को ऐसे डिफाइन किया है, द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, आपको पता है आप जो चोट वगैरह लगती है, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट इलनेस। चोट लगी बस वही हेल्थ नहीं है, बहुत अलग अलग फैक्टर्स हेल्थ डिसाइड करती है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी करती है। बहुत बार हेल्थ आपकी इतनी खराब है कि आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो इतना हो जा रहा है कि आप अपने और खर्चे नहीं कर पा रहे हो और डेट में आए जा रहे हो। तो वो इकोनॉमिक इंपैक्ट, ये सारी चीजें जो पढ़नी है ना, वो हमें यहां है। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है, एंड बताता है कि सिर्फ जो है एब्सेंस ऑफ डिजीजेस या फिर इन्फॉर्मिटी, सिर्फ उसी की एब्सेंस को हेल्थ नहीं बोल सकते। हेल्थ फिर है जो पूरे सबको करता है। ये अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे कोट करते हुए एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, एग्जामिनर को पता है कि आपने अच्छे कंटेंट से पढ़ा है या फिर आपने न्यूज़पेपर्स रीड किए हैं। ये जो इतना भी कंटेंट दे रहा हूं मैं, ये न्यूज़पेपर से उठाए हुए कंटेंट है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, आपके मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, आईसीएमआर देखता है मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो आईसीएमआर करता है, आप डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर करते हैं। आउटसोर्सिंग करते हैं आप बहुत बार, ठीक है, अपना काम किसी और को भी देते हैं। टेलीमेडिसिन, अब ऐसा होने लग गया है कि आप जब डॉक्टर्स को करते हैं, जैसे प्रैक्टो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, अगर टेलीमेडिसिन पे कभी आए क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे एक ऐप है प्रैक्टो, क्या करती है वो, आप जाते हैं वहां पे, लॉगिन करते हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स दिखाते हैं वो आपको, आप एक डॉक्टर को सेलेक्ट करते हैं,
फीस भरते हैं, वो डॉक्टर फिर आपको इंफॉर्मेशन सारी वीडियो कॉल पे देता है। उसको बोलते हैं टेलीमेडिसिन, जो कि आज कोविड-19 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म है, जितने भी आसपास हमारे कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, खासकर मालदीव्स हो गया, क्या हो रहा है, उनके वहां पे हॉस्पिटल्स की क्वालिटी नहीं है, हमारे यहाँ पे एम्स एंड सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल्स हैं। अब मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है कि आपको वहां ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है और आपको गारंटी भी नहीं मिल रही अच्छे ऑपरेशन की। आप कहाँ पे आएंगे, एक ऐसी कंट्री में आएंगे जहां पे हेल्थ जो सेक्टर है वो काफी इवॉल्व कर गया है, जैसे इंडिया। आप एम्स, सफदरजंग ऐसी जगह पे आएंगे जहां पे आप पैसा कम से कम देंगे और ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल तरीके से आप अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपका इंश्योरेंस होता है जैसे आप कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस से आपको याद आ गया होगा आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, इंश्योरेंस है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीजें होती हैं जो हेल्थ सेक्टर के अंदर होती है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है हेल्थ सेक्टर में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, ये प्रोवाइडर्स हैं हेल्थ सर्विस के। आप देखते हैं या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। नेटवर्क्स कहां कहां होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, जो आप सीधा मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह जाते हैं, वो है प्राइमरी। सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल जब आप हॉस्पिटल्स वगैरह पे जाते हैं, वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स चलाते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हेल्थ स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, सब्जेक्ट्स पता है ना आपको। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसमें से हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो फ्री ऑफ और फ्री या फिर वेरी लो कॉस्ट पे आपको देती हैं। ठीक है, बट प्राइवेट हेल्थ सेक्टर जो है ना, वो सबसे ज्यादा होल्ड करके रखता है हमारे हेल्थ सेक्टर, क्योंकि हमें भरोसा प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा है। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, पीपल हु हैव मनी विल नेवर गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बिकॉज ऑफ द लॉन्ग क्यूज, जो वहां पे लंबी लाइनें हैं उसकी वजह से भी, और खासकर इसलिए भी कि वहां पे जो क्वालिटी है, ठीक है, जो सेटअप है पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, दैट इज नॉट वेरी हाइजीनिक। सो इसकी वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहले कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा वो कहां कहां बटा हुआ है। एक हो गया पब्लिक, ठीक है, एक हो गया प्राइवेट। अब पब्लिक में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ संभालती है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो देखती है डिस्पेंसरी होता है, बेस हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, और आर्मी मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं। रेलवेज भी देखती हैं डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स। तो डिस्पेंसरीज आ गया आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में। जो प्राइमरी हेल्थ, जो छोटा बुखार हो गया, जुकाम हो गया, उसके लिए आप छोटी एक जा सकते हैं, जैसे दिल्ली में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप हेल्थ केयर में जब इनोवेटिव सॉल्यूशंस देंगे ना, तो ये बोल सकते हैं कि जो आपका दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया था मोहल्ला क्लिनिक, क्या है, छोटा सा क्लिनिक है, फ्री में है, बहुत जगहों पे बन गया है, एक बस टाइप में बना हुआ है छोटा सा। वहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे आप बिल्कुल फ्री में या बहुत ही छोटी लो कॉस्ट में आप जाके वहां पे अपना ऑपरेशन अपना दवाई ले सकते हैं, वो सब आपको मिलेगा वहां पे। प्राइवेट के अंदर दो होते हैं, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट वो हैं जो वहां पे इसलिए खुले हुए हैं ताकि चैरिटी कर सके, और प्रॉफिट के लिए आपको पता है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे फोर्टिस हो गया। ठीक है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, नर्सिंग होम जैसे स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जैसे बालाजी एक्शन कैंसर हॉस्पिटल, जो बना ही एक स्पेशलिटी की वजह से कि वहां पे कैंसर पेशेंट्स बहुत ज्यादा जाते हैं। नर्सिंग होम्स हो गए, प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए। सो बेसिकली इस तरीके से हेल्थ केयर सिस्टम हमारा डिवाइडेड है। अब हम ना कुछ चीजें देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, और इसके साथ साथ हम ना इसमें डेटा देखेंगे, डेटा क्या है हमारी कंट्री का आज हर सेक्टर में। जैसे शुरुआत करते हैं हम, सबसे पहला प्रॉब्लम और सबसे पहला डेटा जो हम पढ़ेंगे वो है इनसफिशिएंट मेडिकल पर्सनल। आप जाते हैं, बहुत बार ये बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हॉस्पिटल्स में रिक्रूट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कम खर्चे में ही क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा अब आप कभी हॉस्पिटल्स में जाएंगे ना, अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी भी सिलेक्ट हुआ है, नीट का एग्जाम देकर आपने वहां पे कभी ट्रेनिंग ली है, ऐसा होता है कि आप वहां पे पर्सनल बहुत कम है और पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है। ठीक है, माई ब्रदर इज इन सफदरजंग हॉस्पिटल एंड इट इज हिज लास्ट ईयर राइट नाउ, एंड उसकी जो लगती है ना, जो शिफ्ट्स लगती हैं, वो लगातार 40 आवर्स, 50 आवर्स। 50 आवर्स लगातार का मतलब ये है कि बीच में 2 घंटे को कभी सोने को मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज लगातार शिफ्ट चल रही है। इससे क्या होता है कि बहुत प्रेशर बनता है, और जो क्वालिटी देनी है हेल्थ केयर की वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो मैसिव शॉर्टेज है मेडिकल स्टाफ की। ठीक है, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जैसे कि रूरल एरियाज के अंदर अगर आप रहते हैं तो आप बोलते हैं ना कि हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल तो नहीं जा पाएंगे, डिस्पेंसरी है हमारे गांव में, हॉस्पिटल के लिए क्या करना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा।
तो वो कनेक्टिविटी है ना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वो कमी है यहाँ पे। डॉक्टर और पॉपुलेशन की रेशियो 1:1800 है, मतलब हर एक डॉक्टर के लिए 1800 लोग हैं वहां पे, ठीक है। और 78% जो हैं डॉक्टर्स, वो अर्बन इंडिया को केटर करते हैं, जाना ही नहीं चाहते रूरल एरियाज में। और अर्बन एरिया की पॉपुलेशन कितनी है? 25%। और वहां पे 78% डॉक्टर्स बैठे हैं। तो इसलिए अब तो ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को भी जबरदस्ती बोला जाता है कि रूरल एरिया में आपको थोड़े दिन काम करके जाना पड़ेगा, ठीक है, आपको वॉलंटरी काम करना पड़ेगा वहां पे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो करते हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज में मैसिव शॉर्टेज है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे आपका लोग हो गए वहां पे, ठीक है, वार्ड बॉयज हो गए, ठीक है, ये सब हो गए, नर्सेज हो गई, हॉस्पिटल्स हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर्स तो बहुत ही कम है हमारे पास, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बहुत कम अवेलेबल हैं। और जो मशीन्स वहां पे रखी है, क्योंकि इतने कम अवेलेबल हैं, तो वो बहुत महंगा भी पड़ जाता है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ा? मेडिकल पर्सनल तो कम है ही, लेकिन वहां पे भी ग्रोसली इनइक्विटेबल अवेलेबिलिटी बिटवीन एंड विद इन द स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा है, कुछ स्टेट्स में बहुत खराब है। यहां पे भी हमें एक फर्क देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, स्टेट जैसे तमिलनाडु है, 30% शॉर्टेज है उसके पास मेडिकल एंड नॉन मेडिकल पर्सन प्रोफेशनल्स की। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? तमिलनाडु, आप यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल, तमिलनाडु, यहाँ पे 30% शॉर्टेज है मेडिकल एंड नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स की गवर्नमेंट फैसिलिटी में, ठीक है। क्या एक और इशू है? 61% जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वहां पे सिर्फ एक डॉक्टर है, सिर्फ एक डॉक्टर, ठीक है। और वो एक डॉक्टर कितना ही संभाल लेगा, ठीक है। उसके बाद 33% ऑफ पीएचसीज डू नॉट हैव लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियंस ही नहीं है, ठीक है। एंड 20% में तो फार्मासिस्ट ही नहीं है। आपको दवाई कौन देगा? आप जाके किसी प्राइवेट फार्मेसिस्ट के पास जा रहे हैं, उसको आप जब बोलते हैं केमिस्ट, केमिस्ट नहीं होता, केमिस्ट इज अ जॉब जो वो करते हैं, ठीक है, लेकिन उसको बोलते हैं फार्मेसी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे उड़ीसा के अंदर 3000 से ज्यादा गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं, ठीक है, और अबाउट 50% ऑफ ऑल गवर्नमेंट मेडिकल डॉक्टर पोस्ट्स आर लाइंग वेकेंट। सो वैकेंसी की जब बात आएगी, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि उड़ीसा के अंदर 3000 से ज्यादा, ठीक है, और बहुत बड़ी लेवल पे वैकेंसीज अवेलेबल है, बट क्या है, वो वैकेंसीज हैं फिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स आर नॉट विलिंग टू पे मच, ठीक है। फिर आता है हमारा हेल्थ बजट। अब हमने हेल्थ को पैसा कितना दिया है? अब यहां पे आपको क्या करना है? यूज दिस ईयर बजट डिटेल्स। इस बहाने आप क्या करेंगे? बजट को देख पाएंगे। तो बजट में जब एक्सपेंडिचर वाले सेक्शन में आप जाएंगे, जिसके नोट्स मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, वहां पे जाके आप डायरेक्टली ना इस साल का पूरा नया डेटा, ठीक है, सीधा का सीधा यहां पे लिख सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, तो अब जो बजट आने वाला है उसको अपडेट कर दीजिएगा। मैंने अपडेट, ये मेरे नोट्स हैं पुराने, ठीक है, तो क्योंकि अपडेट मैंने नहीं किया उनको, कि मैंने अभी तक, और मैंने अपडेट करना भी नहीं चाहता था कि आप लोग कुछ मेहनत करें, कुछ थोड़ी सी, ठीक है। इंडिया का एक्सपेंडिचर जो है वो कितना बड़ा है? 1.2% ऑफ कंप्लीट जीडीपी, जो 2013-14 में जो था, टू 4% इन 2017 एंड 18, ठीक है, सिर्फ इतना था। और सॉरी, 1.2 नहीं है, 1.4% है बेसिकली, है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, इट इज 1.4%, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में हम लोगों ने डिसाइड क्या किया है कि हम 2.5% ऑफ जीडीपी करेंगे। आप लोगों ने हेल्थ सेक्टर का बजट जरूर पढ़ा होगा टीयर 1 के लिए। अब आपने देखा कि टीयर 1 में जो आपने डिटेल्स पढ़ी थी, वो टीयर 2 में आप फिल करेंगे, ठीक है। सो तो हेल्थ बजट जो है बेसिकली, वो हमारा इतना कम है कंपैरेटिवली। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वहां का एक बहुत परसेंट, जो 10%, 12% पार्ट जो जीडीपी का है, वो वहां लगता है। उसके हिसाब से हमारा सिर्फ 1.4% जीडीपी, या फिर अब वो 1.6% जीडीपी का हो गया है। हमारे में ग्रोथ जो है ना हेल्थ सेक्टर की, वो कम है। क्यों? क्योंकि हेल्थ सेक्टर में पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इश्यूज क्या होता है? रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब ब्यूरोक्रेसी, कि हर चीज करने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, पैसा, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी होल्ड करती है जो पैसा है उसको, बहुत ही लेट तरीके से या बहुत ही लाउजी तरीके से, बिना जांच पड़ताल किए हुए आप उस पैसे को बांट देते हैं हॉस्पिटल्स को, और वो मिसयूज हो रहा है। तो रैशनैलिटी लाना बहुत जरूरी है, मतलब उसको सही तरीके से पैसा खर्चना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हेल्थ बजट जो है वो रियल टर्म्स में ना ही बढ़ा है, ठीक है, और ना ही मतलब उसमें कोई इंप्रूवमेंट आई है।
ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो डेथ्स जो है ना कंट्री की, वो इसलिए बढ़ जाती है। इसलिए क्योंकि वहां पे एक्सपेंडिचर ही नहीं किया आपने हेल्थ सेक्टर पे, और हेल्थ सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में कोई भी चैलेंजेस हो अगर, उसमें हेल्थ सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास एक इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है जिसको हमें केटर करना है। और वो कैसे कर सकते हैं? पैसा लगाकर। तो पब्लिक हेल्थ के ऊपर पैसा बहुत लगना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स। अब कोविड-19, ये जरूर लिखना जब इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे ना, तो एग्जाम्पल देना कि कोविड-19 पैंडेमिक ने बहुत सारे राज खोल दिए। लिखना, कोविड-19 पैंडेमिक हैज बीन प्रूव्ड एज एन आई ओपनर फॉर द इंटायर हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस कंट्री। ये लाइन लिखोगे बहुत इंप्रेस करेगी एग्जामिनर को, कि आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास रिसेंटली कहां आई थी। ठीक है। लोड ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा आया कब? पैंडेमिक के दौरान। और उसके बाद इतनी डेथ्स देखने को मिली, लैक्स ऑफ डेथ्स हैपेंड इसकी वजह से। ठीक है। अब ग्रोइंग मेडिकल टूरिज्म है हमारे पास, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट या फॉरेन पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उसके लिए डोमेस्टिक पेशेंट्स को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स जहां पे ये बेसिकली लोग आते हैं, वहां की फीस इतनी ज्यादा हो जाती है बहुत बार कि आप उन फॉरेन टूरिस्ट और पेशेंट्स को तो केटर कर रहे हो, लेकिन इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उन लोगों के लिए भी बनाना पड़ेगा जो इतना पैसा नहीं दे सकते। ठीक है। तो डोमेस्टिक पेशेंट्स भी जो हैं, ठीक है, उनको भी प्रॉब्लम तो होती है, जैसे बोथ इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड। अब जैसे जो लोग के पास इंश्योरेंस नहीं है उन लोगों को पता है इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपके पास इंश्योरेंस नहीं है ना, ठीक है, और इंश्योरेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। मैं सच बताऊं तो इंश्योरेंस कितने लोगों में होगा? 100% में से 2% ग्रोथ, 3% ग्रोथ, 5%, 6%, इससे ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस है तो इंश्योरेंस पॉलिसीज को जब बेचा जाता है तो बहुत ही फ्रॉड तरीके से भी बेचा जाता है। कुछ ऐसे वायदे किए जाते हैं जो पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं लिखे होते, और बाद में फिर जो है भरोसा उठता है इन चीजों से। और तीसरा, कि हम लोग अभी भी ना लोगों में वो अवेयरनेस नहीं ला पाए हैं इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। वो अवेयरनेस लाना इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। फिर क्रम्बलिंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है? अभी हम प्राइवेट नहीं देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम पब्लिक देख रहे हैं। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रम्बल कर रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, बहुत गंदे तरीके से रखा हुआ है उसको। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? जो पेशेंट्स हैं दे आर फोर्स्ड टू गो टू प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। और वो होगा, अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप कहां जाओगे? प्राइवेट में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा? आपकी जेब से खर्च। जब आपकी जेब से खर्च हॉस्पिटल में इतना हो जाएगा तो इकोनॉमी पे कैसे खर्च करोगे? ठीक है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ पीएचसीज, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। इसी को इसी को सॉल्व करने के लिए अभी हमने इतने सारे जो ये क्लिनिक्स बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि वहां पे सबसे पहले आदमी जाता है। उसके बाद वहां से वो बताते हैं कि ये चीज यहां नहीं हो सकती सॉल्व, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आप कभी गए हैं क्लिनिक पे? वो बोलते हैं सर कि यहां नहीं हो पाएगा, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या आपको टेस्ट रिपोर्ट्स निकलवानी पड़ेगी लैब के पास जाके। तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में नहीं है। तो शॉर्टेज कितनी है? 22% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है उनकी शॉर्टेज है। सब हेल्थ सेंटर्स हो गए, उनकी 20% शॉर्टेज है। एंड ओनली 7% सब हेल्थ सेंटर्स और 12% ही हैं वो एक्चुअली हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रख पाते हैं। ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ गया? कि सबसे बड़ा इशू जब आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि इश्यूज ये हो रहे हैं कि अगर आप महंगा कर देंगे उसको, अगर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो इंसान कहां जाएगा? प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ। फिर आप शॉर्टेज का डेटा दे सकते हैं, और उस शॉर्टेज के डेटा के बाद एक और प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? कि स्टैंडर्ड मेंटेन्ड हुआ है कि नहीं। क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि क्वालिटी, उसमें क्या लिखेंगे कि सिर्फ 7% सब हेल्थ सेंटर्स और 12% पीएचसीज ही एक इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रख पाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर दे आर प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट, ज्यादातर नहीं है ये, ज्यादातर आपको, ठीक है, नीचे सेंटर्स में मिलेंगे।
और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी टू अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इज ब्रोकन। ठीक है, टूटा फूटा है, कभी है कहीं पे नहीं है, तो वो नॉन एग्जिस्टेंट है प्रैक्टिकली। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर देयर इज 1 पीएचसी फॉर एवरी 28 विलेजेस। नाउ इमेजिन 28 गांव के पास सिर्फ एक डिस्पेंसरी है जाने के लिए। कितना ही आप अफोर्ड कर सकते हो उस पर भरोसा करना? कहाँ जाना पड़ेगा आपको? हॉस्पिटल्स में, और वहां पे क्या होगा? खर्चा। स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। अब यहां पे जो वैक्यूम है ना, ऐसे वर्ड्स यूज करना जिससे इंप्रेसिव लगे आपका, ऐसे जैसे वैक्यूम। अब ये क्या है कि वर्ड्स कैसे लिखने हैं, उसके लिए भी मैंने लिस्ट दिया है कोर बैच में। कोर बैच में मैं उसके बारे में ही बताऊंगा कि आपको कैसे आर्ट कैसे होती है वो कनेक्ट करने की वर्ड्स को, कि आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैक्यूम एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हैं जब आप बता रहे हैं किसी बात को। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, क्वांटम जंप हो गया या लीप फ्रॉग जंप हो गई, फ्रेजाइल इकोसिस्टम, अ वेकअप कॉल। ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे ना तो एग्जामिनर को लगता है, और ये कैसे वर्ड्स हैं जिससे आप पैराग्राफ को शुरू करते हो। आप ठीक है, एन, द, उससे शुरू नहीं करते हो पैराग्राफ को, आप बहुत अच्छे एक वर्ड से शुरू करते हो पैराग्राफ को, ताकि एग्जामिनर को ना थोड़ा सेंस लगे कि आप यस यू आर वेल रेड और आपने मेहनत करी है ऐसे में, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ठीक है, 70% ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। अब समझ गए क्यों है प्राइवेट प्लेयर्स का सबसे बड़ा रोल? ठीक है, क्या है? 30% कहां जाएगा? पब्लिक में, और 70% कहां पे आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आपके पास प्राइवेट हेल्थ में। अब फर्क देख लीजिए। ये आपका इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो सकता है जब आप किसी ऐसे को शुरू करेंगे व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या है कि प्राइवेट हेल्थ केयर में भी इशू ये हो रहा है कि हमारे पास पैसे का प्रॉब्लम है, और ओवर 70% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इज अकाउंटेड फॉर बाय द प्राइवेट सेक्टर। सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में जो पैसा है उसमें से 70% तो प्राइवेट वाले खुद लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है प्राइवेट के साथ? ये प्राइवेट का मैंने एक छोटा सा यहां पे लिखा है, लेकिन प्राइवेट का इस पीडीएफ के आखिरी में जाएंगे हम, तो वहां पे आपको प्राइवेट, अगर हम जैसे बात करते हैं आज बहुत कॉमन चल रहा है इस साल तो खासकर 2023 में, कि हम प्राइवेटाइजेशन कर दे हेल्थ केयर सेक्टर का, तो वो टॉपिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो टॉपिक को अलग से भी करवाया है। इसके बात करेंगे अभी हम। However, private hospitals do not have adequate presence in tier 2 and tier 3 cities. ठीक है, टीयर 1 सिटीज हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज है, वहां पे आपको ये हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे। जैसे मैक्स हॉस्पिटल हो गया, फोर्टिस हॉस्पिटल हो गया, इनकी प्रेजेंस वहां पे नहीं है। ठीक है, एंड देयर इज अ ट्रेंड टूवर्ड्स सुपर स्पेशलाइजेशन इन टीयर 1 सिटीज के। अब क्या है, एक ही हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो एक हॉस्पिटल बन जाएगा किसी एक बीमारी के लिए जो सिर्फ उसी को टारगेट करेगा, और वहां पे बेस्ट तरीके से टारगेट होगी। क्या है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि आपका डीएम जो है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो कभी भी स्क्रूटिनी के लिए जा सकता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर जो वहां पे अवेलेबल होगा उससे बात कर सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बट इतनी ट्रांसपेरेंसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाके नहीं कर सकता है जब बात आती है प्राइवेट हेल्थ केयर की। अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। 2018 एंड 19 में ये एग्जांपल दे सकते हैं जब आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, कि सर्दर्न स्टेट्स के अंदर खासकर तमिलनाडु एंड केरला के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था प्राइवेट हेल्थ केयर की तरफ से, जहां पे ऑर्गन्स का जो वो था ना लेन देन, वो बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो वो एक रैकेट चल गया था पूरा, तो वो बता सकते हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं। लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब पब्लिक और प्राइवेट को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ओनली अ फ्यू हॉस्पिटल्स आर देयर जो कंपेरेबल हैं, बट अदरवाइज जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट हेल्थ केयर। ठीक है, और ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न रहा है, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो अपना बजटरी सपोर्ट लेते रहेंगे, लेकिन जब तक बजट आ रहा है तब तक सपोर्ट आ रहा है, कभी कम कर दिया कभी ज्यादा कर दिया। प्राइवेट में क्या है, आप अपनी जेब से पैसा देंगे और प्राइवेट उससे अपना प्रॉफिट कमाएगा, वो बेटर भी हो जाता है। ठीक है, प्राइवेट और अगर उसमें आप देखेंगे, एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस कंट्री में आई थी, क्यों बाकी सारी जो कंट्रीज की तरफ से जो कंपनीज आई थी, कंपनीज नहीं सॉरी, बाकी कंट्रीज जो आई थी, फॉरेन इन्वेडर्स थे एक तरीके से, वो आए वहां पे, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया? क्यों ब्रिटेन सक्सेसफुल था? ओनली वन रीजन, ब्रिटेन की जो कंपनी थी दैट वाज अ प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी।
प्राइवेट कंपनीज के पास प्रॉफिट का सेंस होता है, उनको प्रॉफिट चाहिए, तो वो किसी भी तरीके से ल्योर करेंगे लोगों को, कि और लोगों को कोशिश करेंगे लाने की, तो वो बेटर करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकि उनका और प्रॉफिट बने। बाकी जो थे वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड थे, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, कभी ऑर्डर्स आए कभी नहीं आए, उनका वेट करो, वो प्रॉब्लम हो जाता है। एक ऐसा कम्युनिकेशन जो है वो बहुत हैम्पर होता है, क्योंकि आप मल्टीपल लेवल्स को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जो कि एक स्लो कर देता है प्रोसेस को। तो इसलिए जो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बहुत डिफरेंट बना देती हैं एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद दिस वुड डिसुएड द प्राइवेट प्लेयर्स फ्रॉम एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट स्कीम, और इसीलिए कि बजट सपोर्ट आ रहा है, पैसा कब आएगा पता नहीं, वेट कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस जो है वो पूरे नहीं है, वहां पे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वो पूरे नहीं है, पैसा नहीं है अपना खर्चा निकालने के लिए। यही वजह है कि प्राइवेट प्लेयर्स ना गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ ज्यादा वो नहीं करते। लेकिन एक बहुत अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कोशिश करने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम में एक बहुत अच्छा वो है प्रोविजन, कि आप प्राइवेट या पब्लिक जिस भी हॉस्पिटल में जाके अपना इंश्योरेंस जो है वो क्लेम करके अपना आराम से करा सकते हैं। ठीक है, जो 5 लाख की लिमिट का इंश्योरेंस मिलता है फैमिली का, ठीक है, तो वो करा सकते हैं। वो किस लिए, इसके वजह से प्राइवेट प्लेयर भी थोड़ा जुड़े हैं पब्लिक सेक्टर के साथ। लेकिन वहां पे भी इशू ये है कि उन्होंने अपना इंश्योरेंस कर लिया, उन्होंने दिखाया, कार्ड दिखाया, आपने उनको सर्विसेज दे दिया। प्राइवेट प्लेयर्स का प्रॉब्लम ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो कब तक पैसा देंगी। इंश्योरेंस कंपनीज को कौन पैसा देगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन पैसा देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो पूरा लूप है ना, उसमें फंस के यही प्रॉब्लम है एक, जिसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, या बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, कि वो ना वो स्लो कर देता है बहुत ज्यादा उसको। अब हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, पैसा कितना है, ठीक है, ये रिपोर्ट सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, कि नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट करती है, जो रिलीज हुए 2021 में, ठीक है, एज हाई एज 61% ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर खुद जेब में से जाता है। जब आप डेवलप्ड कंट्रीज, खासकर जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, अब ये 3 कंट्रीज को जब देखेंगे ना, वहां पे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, कि वहां पे जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको, ओओपी बोलते हैं, तो वो बहुत कम होता है उन कंट्रीज में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपना बजट कहां लगाते हैं, इन हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। हमारा पैसा ही नहीं लग पाता, पैसे के साथ साथ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्राइवेट और पब्लिक में भी एक प्रॉब्लम है। उसकी वजह से लोगों को 61% जो अपना एक्सपेंडिचर है अपनी जेब से करना पड़ता है। ठीक है, जो पुअर भी हैं उनको भी प्राइवेट हेल्थ केयर लेना पड़ता है, और फिर अपनी वजह से, अपनी जेब में से, पॉकेट में से देना पड़ेगा। एन एस्टिमेटेड 63 मिलियन पीपल फॉल इनटू पॉवर्टी ड्यू टू द हेल्थ एक्सपेंडिचर एनुअली। इतना अच्छा डेटा है, इतना अच्छा स्टैटिस्टिक है, प्लीज लिखिएगा इसको, कि ऑलमोस्ट 63 मिलियन पीपल जो हैं वो पॉवर्टी में चले गए हैं ड्यू टू द हेल्थ एक्सपेंडिचर एनुअली। एनुअली, दिस इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम दैट वी नीड टू टेक केयर अबाउट, बहुत जरूरी है। इनइक्विटीज इन द हेल्थ सेक्टर एग्जिस्ट ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, जैसे ज्योग्राफी बहुत है, जो कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है उस एरिया की, जहां पे जो ट्रॉपिकल एरियाज हो गए, जहां पे डिजीज एकदम से हो सकती है, जैसे डेंगू हो गया, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में होंगे, ऊपर तो नहीं होंगे आपके पास जाके, क्योंकि पानी है, इवेपोरेशन, और उसकी वजह से ह्यूमिडिटी, और उस सब की वजह से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है जहां पे वो लार्वा सर्वाइव कर सकता है और क्रिएट हो सकता है। वो आपको टेम्परेट रीजन्स में नहीं मिलेंगे, वो ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेंगे। इसकी वजह से भी इनइक्वालिटी हो जाती है जोग्राफिकली। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पैसा है, पैसा नहीं है, जो पैसे वाले हैं वो जा सकते हैं अपने हेल्थ केयर लेने के बाद, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या कर सकते हैं, वो वेट कर सकते हैं किसी मिरेकल का होने का। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एन एसे ऑन हेल्थ, शुरुआत कीजिए आप किसी कोर्ट के साथ, वो कोर्ट की लिस्ट भी दी जाएगी आपके साथ। लेकिन आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप ना एक एनेक्डोट दे सकते हैं, एक पर्सनल स्टोरी बता सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं कैरेक्टर के साथ। मान लीजिए रवि लिख दीजिए आप। रवि, सिटीजन ऑफ मध्य प्रदेश, living in a remote village. One day he was coming back to his house and suddenly he got to know that his daughter is suffering from a major disease right now. He goes to the primary healthcare center. He realizes that they cannot do anything about it. He has to go to the hospital.
He goes to the public hospital. There is no seat available right now. Then he goes to the private hospital. There he gets the cure, but the problem is that the fees is too high. Now Ravi is just waiting for a miracle to happen because he cannot do anything in this. जब आप ये बोलकर शुरू करेंगे ना, एग्जामिनर को आप इंप्रेस करने के साथ साथ अपने आप जोड़ लेंगे. अब उसको जानना है एग्जामिनर को कि आपने जो स्टोरी बताई है इसका हल क्या आप निकाल सकते हो, और वो हल किसको देना है? आपको देना है. फिर आप वो जो एनेक्डोट लिख दोगे ना, स्टोरी भी ऐसी लिखना जिस बारे में आप बातें करने वाले हो आगे. इसको बोलते हैं स्टार्टिंग एन एसे. आप वही उसमें स्टोरी में बताना जो टॉपिक्स को आप कवर करने वाले हो अपने एसे के अंदर. तो एग्जामिनर को पता है कि रवि के साथ क्या हुआ था और रवि क्या कर सकता था इसमें, और गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करनी चाहिए रवि को, और आप क्या करना चाहेंगे रवि के लिए. ये होता है ऐसे राइटिंग की टेक्निक. ये आर्ट ऑफ राइटिंग जो है ना, ये बहुत ही कम लोगों सिखा पाएंगे आपको और बता पाएंगे कि आपको करना क्या है. ठीक है. इनकम ग्रुप्स है, उससे भी एक बहुत बड़ा इशू है. कंपेयर्ड विद द कंट्रीज लाइक श्रीलंका, थाईलैंड एंड चाइना. अब थाईलैंड जो है, अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा डेटा बताऊं तो अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें जो थाईलैंड है ना, थाईलैंड का बहुत बड़ा चंक जो है ना, ठीक है, 4.2% ऑफ द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जाता है उनका जीडीपी का. 4.2%. थाईलैंड, कंट्री विच वी थिंक छोटी पॉपुलेशन है और साउथ ईस्ट एशिया में है, नॉट अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, बट उनका भी 4.2% के आसपास, 4.6% इनफैक्ट जीडीपी जाता है उनका हेल्थ केयर पे, और हमारा पता ही आपको. इसीलिए एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है. ठीक है. जो जिन्होंने सिमिलर लेवल्स पे स्टार्ट किया था इन कंट्री ने, एंड इंडिया लैग्स बिहाइंड पियर्स. ये इन 3 कंट्रीज से भी बहुत पीछे है हेल्थ केयर आउटकम्स में. एग्जाम्पल दीजिए. जब भी देखो, शुरुआत क्या होती है, आप शुरुआत करते हैं किसी भी सोच की एक इंडिविजुअल से. इंडिविजुअल के बाद आती है फैमिली, फैमिली के बाद आती है कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद आती है सोसाइटी, सोसाइटी के बाद आता है नेशन, और फिर आता है इंटरनेशनल. जब इस फ्लो में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एग्जामिनर को समझाएंगे तो उसको पता है कि आपको इतना वाइड व्यू में पता है ना ये सारी चीजें कि आप आराम से फॉर्मुलेट करके समझा पा रहे हो उसको. तो जब इंटरनेशनल कंपैरेटिव उस एनालिसिस पे जाओगे ना, इंटरनेशनली कंपेयर करोगे, तो ये एग्जांपल्स आप डायरेक्टली दे सकते हैं. थाईलैंड का डिटेल भी लिख सकते हैं. 4.6% जीडीपी का. पुअर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन. इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर वर्ल्ड में. Government contribution to insurance stands at roughly 32%. The person who has unmuted, please mute. Don't unmute. Great. ठीक है. 32% इंश्योरेंस हमारा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, as opposed to 83.5% in the United Kingdom. Now, do you understand what is the difference between a developed and developing country? There is a problem. जब तक हम अपने सिटीजन्स को ठीक नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं हो सकती. इसलिए बोलते हैं कि जो सोशल जस्टिस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस पे जाएंगे हम लोग. सोशल जस्टिस में भी सोशल सेक्टर्स जो हैं वहां पे फोकस करना, हेल्थ, एजुकेशन, इन दोनों पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. 76% ऑफ इंडियंस डू नॉट इवन हैव हेल्थ इंश्योरेंस. इतना अलार्मिंग सिचुएशन है. फेक डॉक्टर्स का प्रॉब्लम है. स्टेट्स में से बहुत बार न्यूज निकल के आती है. रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हु प्रोवाइड 80% ऑफ द आउट पेशेंट केयर हैव नो फॉर्मल क्वालिफिकेशंस फॉर इट. बोलते हैं ना कि बंगाली बाबा, बंगाली डॉक्टर हो गया, ऐसे बोलते हैं हमेशा. बहुत गांव में सुना है मैंने बोलते हुए. वो कौन है? उनके पास डिग्री नहीं है. दे जस्ट नो कुछ वेद अप, उन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिया था और थोड़ा सा केमिस्ट वाले से बात कर ली थी, सब कर लिया था उन्होंने, उससे वो दवाइयों का वो कर रहे हैं. यू नेवर नो हु इज देयर. कोई आपको आज आपकी एक बहुत छोटी दवाई वो है, बीमारी है, कल को जाके वो एक क्रोनिक डिजीज बन सकती है. ठीक है. तो वो उससे बचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपल फॉल प्रे फॉर क्वैक्स, ऑफन लीडिंग टू ग्रेव डिसेबिलिटीज एंड लॉस ऑफ लाइफ. उसकी वजह से क्या होता है, एक छोटा सा बुखार समझ के उसको आपने को उसने कोई दवाई दी. प्रॉब्लम क्या हुआ, वो बुखार अनआइडेंटिफाइड गया क्योंकि उसके पास इतनी कंपिटेंस नहीं थी कि वो समझ पाए ये नॉर्मल फीवर नहीं है, और आप एक टाइम के बाद उसको संभाल ही नहीं पाए एंड यू आर डेड. तो फेक डॉक्टर्स का प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है.
न्यूमरस स्कीम्स, लेकिन उसकी लिमिटेशन भी है। स्कीम्स तो बहुत बनाई है बट लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी लॉन्च की हैं हेल्थ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 है, उन्होंने बोला था कि इंक्रीज करेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बाय 2 to 3% ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय 2010, जो आज तक नहीं हुआ है। ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के जीडीपी का 2.5% कर देंगे बाय 2025, जो कि आई डोंट थिंक कि अभी हुआ है। 2.1% होगा, फिर आगे बढ़ता बढ़ता जाके बढ़ेगा वो। Overall situation with the National Health Mission, India's flagship program in primary healthcare center, continues to be dismal. इस नेशनल हेल्थ मिशन भी जो हमने निकाला है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स पे, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो हमारा सेक्टर है ना, सबसे पहले इंसान वहीं जाता है। अगर वहीं उसको सही गाइडेंस नहीं मिली तो सेकेंडरी और टर्शरी का कोई मतलब नहीं। ठीक है। सो नेशनल हेल्थ मिशन का जो शेयर है हेल्थ बजट में वो 73% इन 2006 टू 50% हो गया इन 2019। इतना कम हो गया है। ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन में पैसा नहीं जा पा रहा है अब। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म एंड सब्सटेंशियल इंक्रीजेस इन हेल्थ फंडिंग बाय द स्टेट्स, अब स्टेट्स के पास ही हेल्थ सेक्टर के लिए पैसा नहीं आएगा तो फिर स्टेट भी कहां पे देगा पैसा? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हेल्थ केयर विदाउट दी होलिस्टिक अप्रोच, जो अप्रोच है हमारी, जो विजन भी है ना हेल्थ को लेके, दैट इज वेरी डिफरेंट। हमें लगता है कि सिर्फ मेडिकल सप्लाईज और इक्विपमेंट्स और हॉस्पिटल्स बना दिए बस हो गया काम, लेकिन वहां पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हम लोग ये नहीं देख रहे कि हॉस्पिटल्स में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत बार हॉस्पिटल्स में जाके आप एक बीमारी को ठीक करेंगे, लेकिन वहां पे जो सैनिटेशन प्रॉब्लम्स है ना, एक वॉशरूम में जाते हैं आप, एक पानी पीते हैं वहां पे खड़े होकर, अगर वही ठीक नहीं होगा तो आपको कॉलरा जैसी बीमारी, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। उसको वो भी तो एक बहुत जरूरी है ना कि आप हील कर रहे हो लेकिन प्रिवेंट नहीं कर रहे हो। आपका सारा फोकस हीलिंग पे है, प्रिवेंट करना भी बहुत जरूरी है। A lot of determinants for better health like improved drinking water supply and sanitation, जैसे अब स्वच्छ भारत योजना है हमारी, ठीक है, वो देने की कोशिश कर रहे हैं। जल जीवन मिशन जो है हमारा, उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी क्रिएट हुई है हमारे पास। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे फोकस नहीं हो पा रहा है। ठीक है। बेटर न्यूट्रिशनल आउटकम्स, पोषण अभियान भी हमने कोशिश की शुरू करने की, बट वो अच्छा चल रहा है, फेज चल रहे हैं उसके, अच्छा हो रहा है वो भी। हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर वीमेन एंड गर्ल्स, ठीक है, ये नहीं दी जाती। एयर क्वालिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारा पता ही है आपको, और दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड सिटी भी पाई गई है। एंड सेफर रोड्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। अब हेल्थ मिनिस्ट्री सिर्फ क्या देख रही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, डिवाइसेस मिल रहे हैं, सब है कि नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है कि एक सब मिलकर, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की डिफरेंट है। ठीक है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पॉवर्टी एलिविएशन है एक मिनिस्ट्री, वो हो गई, उनकी भी बहुत जरूरत है एक साथ आने की। ठीक है। उसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का साथ आना जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, इन सब का साथ आना जरूरी है, तभी एक होलिस्टिक अप्रोच दे पाएंगे हम लोग। ठीक है। अब हम पर्टिकुलरली देखते हैं कि अर्बन हेल्थ केयर और रूरल हेल्थ केयर, बहुत बार क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से पूछे जाते हैं। रूरल अर्बन डिस्पैरिटी है। Until recently, यूनियन गवर्नमेंट मोस्टली फोकस्ड ऑन रूरल हेल्थ केयर, हमने बहुत फोकस किया रूरल हेल्थ केयर पर, वो भी पीएचसीज को लेकर। एक्सपेंडिचर ऑन अर्बन एरियाज वाज 850 करोड़ इन 2019 एंड 20 compared to nearly 30,000 crore for the rural। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो हेल्प है वो अर्बन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कहां पे अवेलेबल है? रूरल इंडिया में ज्यादा अवेलेबल है। जिससे प्रॉब्लम क्या होगी? गरीब तो अर्बन सिटी में भी है, आपको लगता है कि इनइक्वालिटी वहां पे नहीं है, जितनी इनइक्वालिटी रूरल एरिया में उससे कहीं ज्यादा अर्बन इंडिया में है। तो उससे क्या हो रहा है कि वहां पे उनको नहीं मिल पा रही है अच्छी फैसिलिटीज, क्योंकि फैसिलिटीज की भी बात नहीं है, एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि आप हॉस्पिटल तक जा तो पाए, आप हॉस्पिटल के अंदर जाके अपने आप को दिखा तो पाए। प्राइवेट वाले तो हर चीज के लिए पैसे मांगते हैं, हर एक मिनिमम क्या हो गया, 1000-1500 एक अपॉइंटमेंट का, कैसे देगा एक पूरा आदमी? लैक ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल। 9072 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को देखेंगे तो सिर्फ 5000 ऑपरेशनल है। इसका मतलब क्या है? जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स भी हैं दिल्ली के अंदर, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर एंड आई हैव रियलाइज दिस कि वहां पे मोहल्ला क्लिनिक्स जो बने हैं उसमें आधे ज्यादा बंद पड़े हैं, कोई नहीं जा रहा वहां पे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्बन में सबको लगता है कि सब हॉस्पिटल्स ही जाएंगे, नॉर्मली क्यों जाएंगे कोई? यही इशू हो रहा है।
ठीक है, मोस्ट स्टेट्स डू नॉट इवन हैव अर्बन सब सेंटर्स, अवेलेबल ही नहीं है. देर आर ओनली 3,000 अर्बन सब सेंटर्स कंपेयर टू 1,50,000 इन द रूरल एरियाज. फर्क देखिए, यहां पे देख रहे हैं आप 850 करोड़ कंपेयर टू 30,000 करोड़. सोचिए, अब 30,000 करोड़, अब ये भी सोच सकते हैं कि रूरल एरिया, क्योंकि आप देख लीजिए आप 71%, 73% के आसपास है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन पूरी कंट्री में, एंड ओनली 28-29% अर्बन इंडिया है, तो वहां पैसा देना लाजमी भी है, लेकिन वो रेशियो भी वही होनी चाहिए. ठीक है. अर्बन एरियाज ऑल्सो सफर फ्रॉम ओवर हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ बेसिक केयर, आइडियली डन इन क्लिनिक्स. जो बेसिक केयर क्लिनिक्स में हो सकती है, उसके लिए इंसान हॉस्पिटल जा रहा है. समझिए क्या प्रॉब्लम है. लैक ऑफ डेवोल्यूशन एंड ऑफ फंक्शंस बाय द स्टेट. ठीक है, लैक ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ फंक्शंस मतलब सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट संभालना चाहती है, नीचे अथॉरिटीज को नहीं देना चाहती. जैसे डेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी पावर्स को ना थोड़ा सा नीचे दे रहे हैं ताकि वो एक फ्लो में चलती रहे. अब मान लीजिए कि जो चीजें जैसे स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं हॉस्पिटल्स, बहुत जरूरी है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अथॉरिटीज हैं, मान लीजिए अगर म्यूनिसिपैलिटी है या फिर पंचायत है, तो बहुत जरूरी है उनके ऊपर थोड़ी पावर्स डालना कि वो संभाल सके. फिर आ जाएगा विलेज लेवल, मान लीजिए इंटरमीडिएट लेवल नहीं मान रहा हूं मैं, विलेज लेवल आ गया. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उनके पास भी थोड़ी पावर्स होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि डेवोल्यूशन नहीं हो रहा है, वो दे ही नहीं रहे उनको पावर्स, वो अपने पास ही सारी पावर्स कंसंट्रेटेड करके रखे हुए हैं. इनएडिक्वेट रोल क्लैरिटी अमंग वेरियस हेल्थ रिलेटेड एजेंसीज, रोल क्लियर नहीं है, किसको पता ही नहीं किसको क्या संभालना है, और सबको लगता है कि चीफ मिनिस्टर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. दैट इज नॉट द केस. पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज. अब अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अब पंचायत तो नहीं होगी अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में कौन होगा, अर्बन लोकल बॉडीज होंगी मेट्रोपॉलिटन एरियाज में. अब वहां पे क्या है कि उनको फाइनेंशियली पैसा ही नहीं दिया जाता. पैसा इसलिए नहीं दिया जाता कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो अर्बन लोकल बॉडी होगी वहां पे जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है वो अलग हुई है और स्टेट गवर्नमेंट में कोई और बैठा हुआ है, तो वो पैसा ही नहीं देगा उनको. दिस इज प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग. जैसे हमारे यहाँ पे अगर है, मान लीजिए कि कोई कांग्रेस सरकार है, मान लीजिए अर्बन लोकल बॉडी में कांग्रेस नेता खड़ा हुआ है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर ही है, अगर अगर वो इस पार्टी का नहीं है, तो वो अर्बन लोकल बॉडी को कोशिश करेंगे कि वहां के लोग इस कांग्रेस सरकार से प्रॉब्लम में आना शुरू कर जाएं, ताकि अगले इलेक्शंस में ये लोग वोट करें बीजेपी को. तो वो कोशिश करते हैं कि इनके फाइनेंशियली अगर आपने हाथ रोक दिए तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और लोगों को तो लगेगा भाई कि ये चीफ मिनिस्टर का काम थोड़ी है, ये काम तो हमारे यहाँ पे नगर पालिका का है. इसीलिए पुअर फाइनेंशियल कंडीशन भी है उनकी, और लो प्रायोरिटी दी जाती है हेल्थ को. ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, हाईवेज बना दो, ठीक है, एजुकेशन के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स क्रिएट कर दो, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स बना दो, बट उससे हेल्थ नहीं ठीक हो रही है, उससे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है. पर्टिकुलर विद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं, हेल्थ केयर देख लेते हैं. ठीक है, इसमें आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख लीजिएगा कि सिर्फ कुछ ही, जैसे 15% ये लिख लीजिएगा, बस 15% कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, कम्युनिटी के जो हेल्थ सेंटर बने होते हैं रूरल इंडिया में, वो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाते हैं. इस इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स की एक स्टेटमेंट जरूर लिख के आना, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. Only one allopathic doctor is available for 10,000 people. Look at the ratio. And one state-run hospital is available for 90,000 people. एक स्टेट का बनाया हुआ हॉस्पिटल 90,000 लोगों को केटर कर रहा है. हाउ इज इट गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम? इट इज नॉट. साथ में इनोसेंट और इलिटरेट पेशेंट्स होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि उस स्कीम के तहत उनको इंश्योरेंस मिल सकता है जिसके लिए बिना बात वो पैसे दे रहे हैं. तो आयुष्मान भारत मिशन को अगर हमें और बेहतर करना है तो हम पहले उसको उनको एडुकेट करना पड़ेगा उस स्कीम के बारे में, ताकि वो लोग ले सकें. हमारा प्लान था ना 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को दिया जाए, वो 5 लाख रुपए का, किसको 10 करोड़ फैमिली को देना है, वो 50 लाख करोड़ का वो है, पूरा इंश्योरेंस का सेक्टर क्रिएट कर सके, लेकिन एडुकेशन ही नहीं है. जब एडुकेशन ही नहीं होगा, और फैमिली मेंबर्स कितना है, लिमिट 5, तो 10 इंटू 5 हो गए 50 करोड़. तो जब इन इनोसेंट और इलिटरेट पेशेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है, आप उनके पास कैसे पहुंचाओगे उसको, और जब वो अवेल ही नहीं कर पा रहे, तो आखिर में या तो डेथ होगी या फिर डेट होगा. डेथ मौत हो जाएगी, या डेट होगा, डेट मतलब कर्जे चढ़ जाएंगे.
Most of the centers are run by unskilled and or semi-skilled paramedics and doctor in the rural setup is rarely available. ठीक है, अनस्किल्ड है सब या सेमी स्किल्ड है? अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो स्किल्ड नहीं है उतना कि उस डिजीज को देख सकें। और पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स जो हैं वो रूरल सेटअप में तो खासकर इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत ही रेयरली अवेलेबल है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक ड्रग्स, ठीक है, बेसिक ड्रग्स ही अवेलेबल नहीं है। आप किसी फार्मेसी के ऊपर जाइएगा अपने किसी गांव के अंदर, उनको आप बोलिएगा कि पैरासीटामोल है, दे विल गिव इट टू यू। बट आप जब उनसे मेफ्टल मांगेंगे या फिर सिट्रजीन भी मिल सकती है अवेलेबल, बट अलेग्रा 120 ऐसी दवाइयां जो नॉर्मली लोग जुकाम और बुखार में लेते हैं। 1 सेकेंड, दिवाली की प्रिपरेशन चल रही है। ओके, एम आई ऑडिबल? ओके, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक ड्रग्स, तो छोटे छोटे ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स इन द सेंस जो दवाइयां हैं हम लोग नॉर्मली लेते हैं बुखार में और सर्दी में, वो भी अवेलेबल नहीं होते यहाँ पे। आप डिस्पेंसरी पे जाओगे, वो क्या देंगे आपको? एक डिब्बी देंगे जिसके अंदर रंग बिरंगी दवाइयां होंगी, आपको पीनी है। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है, यू नेवर नो, बट आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है चीजों की। इन मेनी रूरल हॉस्पिटल्स द नंबर ऑफ नर्सेज इज मच लेस देन रिक्वायर्ड, नर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं हम, इश्यूज और प्रॉब्लम्स हमने पढ़ लिए, अब हम देखते हैं कि सरकार ने इसके बारे में किया क्या है, फिर हम करेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, मैंने बताया था आपको। इसको सप्लीमेंट करता है थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट, किस तरीके से डिलीवरी करके हेल्थ सर्विसेज की या फिर पैसे की, सबके लिए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड हेल्थ टर्शियरी केयर, उन सब के लिए। 2025 तक हमारा प्लान क्या है कि 2.5% ऑफ द जीडीपी को कर देंगे। ये प्लान जरूर लिख के आइए, क्योंकि ये प्लान है सरकार का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कितना यूनियन बजट में दिया गया, ठीक है, इसको भी प्लीज नोट कीजिएगा। इन बजट 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, उसको भी एक बजट दिया गया, प्रोवाइड किया गया। नेशनल हेल्थ मिशन में फॉलोइंग एरियाज में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। क्या दिया गया? आशा वर्कर जो हैं, ठीक है, उनको, एम्बुलेंसेस को, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को जो आपके पास आ सकें और आपके ठीक कर सके। ठीक है, मतलब आई एम सो शॉक टू नो कि जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो हमारे पास है ना, जो मेडिकल यूनिट्स यहां से वहां घरों तक ट्रैवल कर सकती हैं, उनसे 10 या 20 गुना ज्यादा जो पेट्स जो होते हैं ना, जिनके पास पेट्स हैं घर में, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनकी जो सर्विसेज है ना, वेटरनरी सर्विसेज, वो 10 गुना ज्यादा हैं नॉर्मल लोगों के मेडिकल यूनिट्स, मोबाइल मेडिकल यूनिट से। वो बसेज आती हैं आपके पास, आपका पेट लेती हैं, आपके घर के बाहर जो भी एरिया में कहीं पे होती खड़ी होती है, फिर आप लोग जाते हो वहीं पे, वो सारा चीज करते हैं अपने आपके पेट्स के लिए, उसके बाद आप वापस ले आते हो उनको। यार ये ह्यूमन बींग्स के लिए करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप बल्कि इसको यहाँ पे लिखने की जगह ना, आप इसको सेव कर लीजिए, और जब इनोवेटिव सॉल्यूशंस लिखने लगोगे ना अपने, तो यहाँ पे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का एग्जांपल देना कि आप वो कर सकते हो, ताकि डोर टू डोर जो डिलीवरी है मेडिकल हेल्थ सर्विसेज की, वो प्रोवाइड की जा सके। इसको प्लीज इनोवेटिव सॉल्यूशन लिखना, बहुत सही लगेगा। ड्रग्स एंड इक्विपमेंट्स, उस पर पैसा लगा रहे हैं। सपोर्ट फॉर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यू बॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, ठीक है, इन सब पे भी, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये पूरी कम्युनिटी है, इट्स अ वल्नरेबल सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है मैटरनल का, क्योंकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। न्यू बॉर्न का रेट है, जो 5 ईयर से छोटे बच्चे होते हैं उनका, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनका, जो 28 दिन वाले बच्चे हैं उनका। एडोलेसेंट हेल्थ है, जो बड़े भी हो जाते हैं उनके साथ भी क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें जो है, इन पे पैसा लगा रहे हैं हम नेशनल हेल्थ मिशन में। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में क्या है, ठीक है, अब नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में आपको एक काम करना है, ठीक है, आपको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ही बता दूंगा आपको, लेकिन देयर इज अ होमवर्क कि आप जो पोषण अभियान है ना, ठीक है, उस पोषण अभियान में जाकर प्लीज उसके ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, आप ऑब्जेक्टिव्स में देखिएगा कि सरकार क्या करने वाली है पोषण अभियान के साथ, या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसके साथ क्या करने वाली है। आपको बहुत चीजें वहां पे डेटा मिलेगा, जिसको आप आराम से अपने जो एसेज हैं उनमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, पोषण अभियान के बारे में आई होप आप सभी ने सुना हो, आई होप
सभी ने पोषण अभियान के बारे में सुना ही होगा जब चल रहा था। यस सर, पोषण 2.2 स्टार्ट हुआ है। ग्रेट। तो वहां पे भी जो है पूरे ऑब्जेक्टिव्स उसके पढ़िएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या करने वाले हैं उसमें। तो उससे क्या होगा, आपको डेटा मिलेगा। और आपको डेटा कैसे मिलेगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो सरकार है वो क्या करना चाहती है। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्टिव्स कुछ आपको बता देता हूँ, बाकी उसके बाद आप डिटेल में कर सकते हैं। जैसे पोषण अभियान में बेसिकली करते क्या है वो, कि हम लोग क्या करेंगे कि स्टंटिंग को रोकेंगे, वेस्टिंग को रोकेंगे। स्टंटिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो एज है उसके हिसाब से हाइट नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से हाइट नहीं है। वेस्टिंग में क्या होता है, जो आपका वेट है, ठीक है, वो उसके हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, वो होता है वेस्टिंग। तो उसको भी देखता है पोषण अभियान। ठीक है, और एनीमिया जो है, जैसे कमजोरी हो जाती है माओ को, और उस वक्त जब वो बेबी पैदा होता है और उसके बाद जो उसको फीडिंग करानी होती है, उसके लिए भी उसके अंदर इतने न्यूट्रिशन नहीं है माँ के अंदर कि वो बच्चे में जा सके, तो बच्चे भी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। तो वो अनीमिया जो है ना, जो वो बीमारी है, कमजोरी है, वो खत्म करने के लिए, फिर जो अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, जिसकी वजह से अंडरवेट हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो आई थिंक 0 से 5 या 6 साल के बच्चों के लिए वहां पे, तो ये बहुत जरूरी है आपको जानना। आप डायरेक्टली वहां पे ये चीजें लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार, यू आर वेल रेड एंड यू हैव रेड ऑल द इंपॉर्टेंट स्कीम्स एटलीस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम शुरू हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, कौन सा? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यूनियन बजट के अंदर मोर देन 6400 करोड़ दिए गए हैं, किसके अंदर? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। अभी तक ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी तक इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आई होंगी। ठीक है, जो है इसकी रिपोर्ट अभी प्रॉपर नहीं आई होंगी, लेकिन आप जितना लेटेस्ट हो सकता है उसको डाल सकते हैं। अदरवाइज ये वाली भी लिमिट डाल देंगे तो कोई इशू नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अभी हम जो आयुष्मान भारत स्कीम है बेसिकली के अंदर, मैं उसको बता देता हूं, जो मैंने रीसेंट डेटा पढ़ा था, तो उसमें क्या है कि 28 करोड़ ही लोगों को अभी तक हम लोग कर पाए हैं, और हमारा प्लान क्या है 55 से 55 करोड़ करने का। तो वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग ये पैसा और ना लगाएं उसके अंदर, और लोगों को एडुकेट वगैरह ना करें। तो सिर्फ अभी अब बहुत पीछे हैं, 28 करोड़ लोगों को ही कवर कर पाया है बेसिकली। ठीक है, अभी हमें 55 करोड़ तक करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन बजट 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेटेड रुपीज 3000 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये भी एक योजना चल रही है। अब हेल्थ एक्सपेंडिचर को देख लीजिए आप, क्या हिसाब चल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए हाई इनकम वाले कितना खर्चा धीरे धीरे बढ़ाते गए हैं अपना, लेकिन लोअर मिडिल इनकम वालों का ज्यादा खास इतना बढ़ा नहीं एक्सपेंडिचर। साथ ही में आपका जो लो इनकम वाले हैं उनका भी नहीं बढ़ा है, और ना ही अपर मिडिल इनकम वाला बढ़ा है। तो इसमें आप इनकम डिस्पैरिटी की इनइक्वालिटी देख लीजिए कि लोअर मिडिल इनकम वाला तो खर्च ही नहीं कर पा रहा है अपने हेल्थ पे, जितना उससे हो पा रहा है वो कर रहा है, अदरवाइज क्या हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि हमें मेजर्स कौन से चाहिए। ठीक है, मेजर्स क्या चाहिए? मेजर्स हमें इंपॉर्टेंट है हेल्थ सेक्टर में जो लेने की जरूरत है, वो है इंक्रीज दी पब्लिक स्पेंडिंग। 2.5% ऑफ जीडीपी कर सकते हैं। ठीक है, पहले उस पर तो पहुंचे हम, क्योंकि ग्लोबल एवरेज क्या है 5.4% ऑफ द टोटल जीडीपी। ग्लोबल एवरेज से भी कम है हम, और हम बोलते हैं कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, या रिपोर्ट्स बोलती हैं बन गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से वो नहीं हुआ है। तो 5.4% जीडीपी का भी नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, तो उसको हमें करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रेस फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव वेलनेस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खुलने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां फिजिकली बहुत ज्यादा मेंटल भी होती हैं। मेंटल वेलबींग से फिजिकल वेलबींग भी सॉल्व हो सकता है एक हद तक। ठीक है, और रिड्यूस करो क्या, बर्डन को रिड्यूस करो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ के ऊपर बर्डन है वो कंप्लीट करो, उसको कम करो मतलब। ठीक है, इनसफिशिएंट इंक्रीज जो अभी होते हैं हमारे हेल्थ स्पेंडिंग की, इस प्रोसेस को खत्म करके जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट्स आए। और आप इसमें एक और लिख सकते हैं कि दे कैन एक्चुअली फॉर्म अ कमेटी। ठीक है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, दे कैन also form a government can also form a committee in which they can actually study the entire primary healthcare centers, secondary and tertiary care, everything, and they can actually come with a data, जहां पे वो लोग क्या करेंगे, वो टारगेट करेंगे कि सरकार को सिर्फ ये नहीं जरूरी कि
पैसा दे जा रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। जैसे एक होता है तरीका कि आप ऊपर स्तर पे पैसा दीजिए, धीरे धीरे करते करते वो नीचे वालों के पास चला जाएगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप नीचे से शुरू कीजिए, और बॉटम टॉप अप्रोच जो नीति आयोग जिसलिए बनाया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीचे जो लोग हैं ना उनको ज्यादा दीजिए, उसके बेटर के आप ऊपर वालों को दे रहे हैं, ये मत कीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, जो कमेटी बनेगी ना वो एक डिसाइड करेगी एक चीज को कि एक नॉर्मली पर कैपिटा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो हम कितना मानना चाहते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि लोग जो हैं पर इनकम जो पर कैपिटा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 2000 से 3000 खर्च करें। इतना उनके पास पैसा भी होना चाहिए, दूसरा उनके पास अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए चीजों की। तो इसलिए जब वो सेट करोगे आप टारगेट, उससे जाओगे तो वो बेटर है, रादर देन जस्ट फिलिंग द पिगी बैंक्स। आप सिर्फ पैसा भरो मत उसके अंदर, बहुत जरूरी है वो पैसा सही जगह अलॉट भी हो रहा है। एंड फॉर एवरीथिंग, जैसे क्या हो सकता है, सबसे बेटर क्या हो सकता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो वहां पे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर एक काउंसिल भी क्रिएट कर सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर, जो उसका हेड होगा। और वो क्या करेगा कि जितना भी खर्चा हो रहा है उसकी मंथली रिपोर्ट बने और वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाए। मंथली रिपोर्ट देखना में बहुत जरूरी है। हम लोग एनुअली देखते हैं चीजों को बजट के थ्रू, वो जरूरी नहीं है। मंथली टारगेट्स भी बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा एक स्टेट को इतना आया सेंटर की तरफ से कि आपको हेल्थ पे लगाना है, स्टेट ने उस पैसे को इक्वली दे दिया, सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर सब डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिया। अब डिस्ट्रिक्ट स्टेट का ये काम बनता है कि वो जो पैसा है उसके मंथली टारगेट्स बना के खर्च करे, और वो कैसा खर्च हो रहा है उसकी रिपोर्ट दे स्टेट गवर्नमेंट को। तो इसको बोलते हैं अपने इनोवेशन सोल्यूशन देना, कि आप अगर आप होते सरकार में तो आप क्या करते। ठीक है। अ नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, किसके लिए? क्योंकि स्टैंडर्ड जो है, अब जैसे हमने जितने भी इश्यूज पढ़े हैं ना, उसी के ऊपर मैंने ये सारे मेजर्स आपको दिए हुए हैं। हमने पहले पब्लिक स्पेंडिंग का पढ़ा था, फिर हमने जो हेल्थ है कि वो सिर्फ इलनेस से काउंट है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो है। ठीक है। इनसफिशिएंट इंक्रीजेस इन हेल्थ स्पेंडिंग, ये भी हमने पढ़ा था। अब हमें जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम हो रहा था, स्टैंडर्ड्स को ठीक करने के लिए बने, साथ में क्वालिटी है वो भी बेटर होए, परफॉर्मेंस है उसको भी बेटर करना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए कि जो लोअर मिडिल इनकम वाले जो हैं और हायर इनकम वाले हैं, पैसे की वजह से किसी की हेल्थ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी आवर मोटो। ठीक है। एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी अक्रॉस द कंट्री। तो इस अकाउंटेबिलिटी के लिए आप जो आपको एग्जांपल दिया है कि काउंसिल सेटअप की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल के नाम से, और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप पावर्स दे सकते हैं उसको हेल्थ संभालने के लिए। तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए कि उसको मंथली एक रिपोर्ट भेजनी है स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, ताकि वो हर चीज देख सके, नोटिस कर सके। इंक्रीज दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, पीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप जब भी पब्लिक और प्राइवेट का कहीं पे भी कंपैरिजन कर रहे हो तो इस पॉइंट को जरूर लिखना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हार्मनी जरूरी है रहना। जेनेरिक ड्रग्स एंड जन औषधि केंद्र, ठीक है, जो एक स्कीम चलाई हुई, जेनेरिक मेडिसिन होते हैं, जैसे जो मेजर कंपनी जो ड्रग्स बना रही हैं, ठीक है, तो वैसे ही जो दूसरी कंपनीज है वो ड्रग्स बनाती हैं उसमें, ठीक है, और वही फॉर्मूला के साथ, वही पूरे सेटअप के साथ, लेकिन वो सस्ती होती हैं। और सरकार इनको किसके थ्रू बेच रही है? जन औषधि केंद्र के थ्रू बेच रही है। ठीक है। उसको इंक्रीज करना चाहिए। जैसे मुझे पता है, मैंने आसपास अपने इतनी नहीं देखी है, लेकिन जब मैं दिल्ली में था तो मैंने काफी देखी थी वहां पे। ठीक है। इट शुड बी इंक्रीज टू मेक मेडिसिन अफोर्डेबल एंड रिड्यूस द मेजर कंपोनेंट। जो मेजर कंपोनेंट है कि जेब से पैसा जा रहा है लोगों के अपने आप को बचाने के लिए, जो सरकार का काम होना चाहिए, वो आप बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। द गवर्नमेंट्स नेशनल इनोवेशन काउंसिल, जो किस लिए बनाई गई है? टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन अमंगस्ट हेल्थ केयर डोमेन एक्सपर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा उसके अंदर मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। समझ रहे हैं कि इट इज नॉट जस्ट कि आपने क्या किया कि आपने पैसा डाल दिया और वो खर्च होना चाहिए। बहुत जरूरी है डिफरेंट सेक्टर से जो एक्सपर्ट्स है ना, वो आके आए और उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को और बेटर कर सके। तो नेशनल इनोवेशन काउंसिल जो है गवर्नमेंट की, ठीक है, जिसने ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि कोलैबोरेट कर सके हेल्थ केयर डोमेन एक्सपर्ट्स साथ में आके, द स्टेक होल्डर्स जिनके वो मिलना चाहिए ये, और की पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे जैसे हैं, वो सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर, ये सब एक साथ आए और डिसाइड कर सके।
बहुत जरूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रैटेजी को ठीक करने के लिए, ठीक है। शुड एनकरेज अ कल्चर ऑफ इनोवेशन इन इंडिया, ताकि जो दवाइयां बाहर बन रही हैं, कंपनीज बना रही हैं, वो दवाइयां हमारे यहां भी बन सके। इंडिया शुड टेक क्यू फ्रॉम द अदर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे थाईलैंड, ठीक है, टू वर्क टेक क्यू टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। उसमें क्या होगा, पॉपुलेशन भी कवर करनी है, साथ में डिफरेंट डिजीजेस भी कवर करनी है हमें, और कॉस्ट को भी कवर करना है हमें। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को, इसके बाद हम देखेंगे उसको, ठीक है। लेवरेजिंग द बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी से आ जाओगे, जैसे टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज होगी, और वो गवर्नमेंट ही अगर प्रोवाइड करना शुरू कर दे, तो आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे ऑनलाइन एक टेलीमेडिसिन एक सेशन लेने के लिए, एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो उसमें सरकार जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है। जैसे कंप्यूटर और मोबाइल फोन बेस्ड ई हेल्थ एंड एम हेल्थ इनिशिएटिव्स, एंड प्रोवाइड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी। दवाइयां भी जो है डोर टू डोर जो आप डिलीवरी कर सकते हैं, वो जन औषधि केंद्र से हो सकती है डोर टू डोर। इससे क्या होगा कि उनको एक सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्रिएट कर होना कर सप्लाई चेन मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ताकि जो अभी ये इतनी बड़ी बड़ी जो फार्म इजी नाम से कंपनी है, जो क्या कर रही है, आपको घरों पर दवाइयां पहुंचा रही है, लेकिन रेट्स ज्यादा हैं उनके, ठीक है। फार्म इजी कंपनी है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कर रही है। इससे बेटर आप जन औषधि केंद्र से अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्रिएट करके घरों पे उनको पहुंचा सके बहुत ही सस्ती दवाइयां और विदाउट डिलीवरी चार्जेस, तो बेटर नहीं हो जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए ना। स्टार्टअप्स आर इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर सेक्टर, फ्रॉम प्रोसेस ऑटोमेशन टू डायग्नोस्टिक्स टू लो कॉस्ट इनोवेशंस। डायग्नोस्टिक्स पे ध्यान देना चाहिए और स्टार्टअप्स को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, स्टार्टअप्स को हेल्थ सेक्टर में लाना चाहिए, कि जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, उसको सॉल्व कौन कर सके, स्टार्टअप्स कर सके, ठीक है। प्रोसेस को ऑटोमेशन करने का इसका मतलब कि जो चीजें होती हैं, पूरा प्रोसेस होता है, उसको ऑटोमेटिकली करने, मैन्युअली उसमें लोग ना लगे। डायग्नोस्टिक्स भी, लो कॉस्ट इनोवेशंस की भी जो जरूरत है, वो स्टार्टअप उसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। पॉलिसी और रेगुलेटरी सपोर्ट तो उन सबको देना बहुत जरूरी है, ताकि हेल्थ केयर जो है सबके लिए एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हो सके। लास्ट लाइन ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी सपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल दी स्ट्रैटेजीज, या अबव बोल सकते हैं आप सॉल्यूशंस। इनमें पॉलिसी और रेगुलेटरी सपोर्ट होना चाहिए अबव सॉल्यूशंस में, शुड बी प्रोवाइडेड टू मेक हेल्थ केयर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। खत्म होने के बाद जो लिखना है आपको, वो वे फॉरवर्ड में आएगा। कैसे? इंडिया नीड्स अ होलिस्टिक अप्रोच। हर चीज को देखना बहुत जरूरी है, सिर्फ एक तरीके से नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। ये बोलना जरूर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सबसे ज्यादा ध्यान है सरकार का भी, वो नहीं होगा। एक हेल्थ होलिस्टिक अप्रोच, होलसम अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टेक होल्डर्स की, पब्लिक, प्राइवेट और हम इंडिविजुअल्स। इमीडिएट नीड होनी चाहिए पब्लिक स्पेंडिंग की, ठीक है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, मेजरली वही वाली हैं, वो आप वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं, और इनोवेटिव सॉल्यूशंस, वो दोनों चीजें हैं यहाँ पे, तो आप दोनों में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और है लेवरेजिंग आयुष सर्विसेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी क्रिएट, तो जो नॉन क्रिटिकल केयर है, अगर सर्जरी वगैरह ना लगे और उसके अलावा हम आयुष जो सेटअप है पूरा उसको इन्वॉल्व कर सके, तो उससे क्या होगा कि जो ये वेलनेस सेंटर्स क्रिएट होते हैं आयुष मिनिस्ट्रीज की तरफ से और आयुष सर्विसेज देने के लिए, उसको हम बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, ठीक है। तो ये इन नॉन क्रिटिकल केयर के लिए, जैसे अगर सर्जरी वगैरह आप करा रहे हैं तो आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन इनमें आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पैंडेमिक में अभी आपको देखा गया था। अ मोर डायनेमिक एंड प्रोएक्टिव अप्रोच इज नीडेड टू हैंडल द ड्यूअल डिजीज बर्डन। अ यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ मेक द नेशन फिट एंड हेल्दी, एडिंग बेटर टू अचीव द डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमेशा एक वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन में जरूर लिखना, क्योंकि हमारे पास 2030 तक की इतनी बड़ी विंडो है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट वी हैव टुडे इज अ यंग पॉपुलेशन। जब तक उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाएंगे ना, हम उनको यूज नहीं कर पाएंगे, तब तक हम किसी भी सेक्टर में इंप्रूव नहीं कर सकते। इसलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो फैक्टर है उसको जरूर डालिएगा, इसमें देख रहे हैं। तो ये मुझे लिख के कोर बैच वाले प्लीज मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं फिर इवैल्यूएशन कर दूंगा उनका। नो चैलेंज पोजेज अ ग्रेटर चैलेंज टू द फ्यूचर देन हेल्थ। इसके ऊपर ऐसे लिखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स क्या होती है।
ठीक है, अब वो हर ऐसे के लिए अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, मैं अगर होता तो मैं क्या करता हूँ ये बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर होता या फिर कोई अगर ऐसे लिखने जाता है जो ट्रेंड होता है, वो बेसिकली करता क्या है। देखो ऐसे को ना हम लोग डिवाइड करते हैं छोटी छोटी चीजों में। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया था, टू बी अ गुड राइटर फर्स्ट बी अ गुड रीडर। अभी हमने अपने हिसाब से हेल्थ का सारा पढ़ लिया है। अब हमें क्या बनना है भाई, रीडर बन चुके हम, अब हमें अच्छा राइटर बनना है। ठीक है, टू बी अ गुड राइटर बी अ गुड रीडर फर्स्ट। ठीक है, नाउ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है आपको इंट्रो। लेकिन इंट्रो से पहले एक चीज आती है जिसको बोलते हैं हुक। इसको मैं बोलता हूं हुक। हुक क्या है? अगर आपको एग्जामिनर को समझाना है कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है, आप एजुकेशन पे लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन के लिए एक ऐसा हुक 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 होता है ना, ऐसे कि एक गाने का एक हुक स्टेप होता है, ठीक है, जिससे वो गाना जाना जाता है जब आप गाना देखते हैं। तो ऐसे ही ये हुक होना चाहिए, जैसे एजुकेशन के ऊपर है तो एजुकेशन का कोई हुक होना चाहिए। वो हम कैसे देखते हैं? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक वो यूज कीजिए, कोट यूज कीजिए। ठीक है, कोट की जो लिस्ट है वो कोर बैच में प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मैं अगर ये हेल्थ के ऊपर है ना, ठीक है, हेल्थ के ऊपर क्या करूंगा मैं, बहुत आवाज आ रही है शायद, क्या हो गया? बिना दिए से भी हो सकती है, मुझे नहीं लगता था कि उस टाइम पे पटाखे अवेलेबल थे। Why are they doing all this? आ रही है क्या भी आवाज बहुत ज्यादा? नहीं सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, सो हम शुरुआत कैसे करते हैं? हुक। जब मैंने हेल्थ का शुरुआत किया था तो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट लिखा था। किसको पता है ये वाला? तीनों भवंतु। ऐसे लिखिए और साथ में इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी लिख दिए। इसका मतलब होता है मे ऑल बिकम हैप्पी। मे ऑल बिकम हैप्पी पहले आता है, हाँ नहीं पहले हैप्पी आता है, सुखी, हाँ सुखी ना, बिकम हैप्पी एंड मे ऑल बी हेल्दी। ठीक है, सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्गमय। ठीक है, ऐसे संस्कृत कोड्स जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखने मुश्किल होते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा इंप्रेशन डालते हैं ना उनके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। आप अगर ऐसे शुरू करेंगे ना, आप और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे डिफरेंट जो हिस्टोरियंस हैं उनके दिए हुए वो भी लिख सकते हैं। जैसे एक और मैं कोट आपको देता हूँ, जैसे विंस्टन एल चर्चिल जो है, ठीक है, विंस्टन एस चर्चिल, ठीक है, उनका क्या है, उन्होंने बोला था कि हेल्दी सिटीजन्स, ठीक है, हेल्दी सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट एनी कंट्री कैन हैव। ठीक है, ये लिखकर आप लिख सकते हैं बाय विंस्टन एस चर्चिल। अदरवाइज आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, किसने बोला ये, कोई इशू नहीं है। लिखोगे तो थोड़ा सा और वेल रेड दिखाई दोगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी। बाकी जो 10-12 और कोट्स हैं वो कोर बैच के अंदर टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप जब भी अभी रात को लिखोगे तो उसमें डायरेक्टली वहां पे यूज करके आप वो लिख सकते हो। और इन कोट्स को ना आप बीच में या आखिरी में भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सम अप करने के लिए ना कि इन द लास्ट आई थिंक, और ये कोट लिख देना, क्योंकि आप जब खत्म करोगे ना अपनी स्टेटमेंट तो वो ऐसे होनी चाहिए कि एग्जामिनर को लगे कि आपने अपनी तरफ से समझा दिया और आपने सम अप कर दी।
तो ऐसे ही खत्म भी करना है किसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से। जैसे मैंने आपको बहुत अच्छा बताया था रवि के बारे में। आप क्या लिख सकते हैं कि देयर इज अ पर्सन नेम्ड रवि लिविंग इन मध्य प्रदेश इन अ रूरल एरिया। One day he was coming back from his job and he found out that his daughter is suffering from a very rare disease or a disease. He goes to the primary healthcare centers, but he finds out that the infrastructure is not enough to take care of the disease, to take care of the level of disease that that his daughter is suffering from. ये किया आपने. Now Ravi goes to the government hospital. There he finds that there is a long queue and slots are not available for her daughter's treatment. In the last, he goes to the private hospital because he had no other option. Then he realized that he did not have enough money to actually pay for her daughter's disease or illness. In the end, Ravi comes back home and he was just waiting for the miracle to happen. इससे शुरू करोगे ना तो एग्जामिनर को पता है कि आप क्या फोकस करने वाले हो. आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर पे फोकस करोगे, साथ ही करोगे सेकेंडरी पे, साथ ही आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में बात करोगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे, पैसा कितना जरूरी है वो बात करोगे. आखिरी में जब आप वे फॉरवर्ड लिख दोगे ना तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, इफ वी ऑल कम टुगेदर एंड take a unified approach towards this issue, there will be no Ravi in this country anymore. एग्जामिनर को लगेगा कि यस यू हैव एक्चुअली, आप लॉजिकल सीक्वेंस में आए हैं. आपने रवि का प्रॉब्लम बताया, आपने प्रॉब्लम समझाया, उस पर और बात करी, उसके सॉल्यूशंस बताए और वे फॉरवर्ड के बाद बोला आपने कि अगर हमने इसको कर लिया ना तो मेरे को नहीं लगता कि और रवि पैदा हो पाएंगे. ठीक है, तो उसको इंप्रेस करने के लिए फर्स्ट आखिरी आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो कोर बैच वाले बोलेंगे सर हमें क्यों लिया फिर हमने. ठीक है, उसके बाद अब मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे अब मैं जो वो हैं उनको मैं एक वो भी भेजूंगा बेसिकली कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे और क्या वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं किसी पैराग्राफ को शुरू करने के लिए, किसी पैराग्राफ को, द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग वर्ड्स. ठीक है, अभी हम बात करते हैं हेल्थ पे. हेल्थ पे आप शुरू करोगे इंट्रोडक्शन से. ठीक है, इंट्रोड्यूस, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हो जैसे रवि मैंने किया. ये साथ में आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हो एक कोट से भी. ठीक है, अब दुखे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्गमया है ना. ठीक है, ऐसे बहुत सारे भी हैं जैसे और भी हैं वो संस्कृत के अंदर. ठीक है, और भी बहुत सारे इंग्लिश के अंदर. ठीक है, तो वहां से भी मिल सकते हैं आपको, अदरवाइज मैं प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, हेल्थ के ऊपर जैसे आरोग्यम परम भाग्यम स्वस्थ्यम सर्वथा साधनम. ठीक है, वो भी है एक बहुत इंपॉर्टेंट कि गुड हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग, हेल्थ इज मीन्स ऑफ एवरीथिंग. तो वो भी आप लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद इंट्रो हेल्थ के बाद ना आप स्टैटिस्टिक्स देना शुरू करोगे एक रैंडमली. जैसे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, कोई भी एक रिपोर्ट उठा लो. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट. अब इसके बीच में ना थोड़ा सा समझा देना आपने हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बताया है. कोट मारने के बाद जो मैंने अभी जो ये नोट्स दिखाए थे उसमें शुरुआत में मैंने समझाया था कि ये चीज लिखना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस ये सब लिख के उसके बाद स्टैटिस्टिक्स लिखना. अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या लिखना है स्टैटिस्टिक्स में आपको बताया था. जैसे आप शुरू करोगे पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है हेल्थ के ऊपर. पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कितना परसेंट देना है. ठीक है, कोई भी पॉइंट्स में नहीं लिखेगा, हर कोई पैराग्राफ में लिखेगा. फर्स्ट पैराग्राफ जहां पे खत्म हो रहा है उसी लॉजिकल सीक्वेंस में नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होगा. ठीक है, उसके बाद हेल्थ का रिसर्च एक्सपेंडिचर लिखना. बहुत सारा काम लग रहा है लेकिन एक बार आज अगर ये हेल्थ का लिख लिया ना तो अगली बार हेल्थ का कोई भी टॉपिक आ गया ना तो उसको आराम से फोड़ दोगे आप, मैं बता रहा हूं. ठीक है, इंश्योर्ड वर्सेस अनइंश्योर्ड कितने हैं. सेकंड,
आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना है, अभी समझाया मैंने। अब ना, जब आपके पास जैसे मान लीजिए कि वल्नरेबल सेक्शंस के हेल्थ के लिए आए, जैसे मान लीजिए विमेन के हेल्थ केयर के लिए आए, ठीक है, उसमें ना आपको कुछ चीजें नोटिस करनी जरूरी है। वहां पे आप स्टैटिस्टिक्स क्या लिखेंगे जब वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में आए, ठीक है, वहां पे क्या लिखना है आपको, वहां पे आपको करना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कंट्री में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है कंट्री के अंदर, साथ में एनीमिया कितना है, ठीक है, साथ में आप ये लिख सकते हैं साथ में एनीमिया के इन सबके कि एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, डिस्पाइट बीइंग अ ग्लोबल फार्मेसी, क्योंकि हमें ये टाइटल मिला था पैंडेमिक में कि हम ग्लोबल फार्मेसी है, हम लोग इतने लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्लोबल फार्मेसी ऑफ, ठीक है, ऑफ दिस वर्ल्ड, it is still very challenging for us to cater to the basic necessities of our citizens, basic necessities, ठीक है, necessities of our children। ठीक है, ये जरूर लिखना। आप ये बताना चाहते हो कि हमने ग्लोबली तो बहुत प्रोवाइड किया, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज पे भी हमको ध्यान रखना जरूरी है जब आप ये छोटी छोटी चीजें लिखो। अब जैसे IMR, MMR और अनीमिया लिखा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे ठोक दो। यहाँ पे एग्जामिनर बोलेगा भाई साहब क्या करके आए हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें याद रख लीजिएगा ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स पोवर्टी में भी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, पोवर्टी में भी होगा, हेल्थ में भी होगा और उसके अंदर भी होगा, हंगर में भी होगा। ठीक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का याद रख लीजिएगा क्या इस बार आया है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, अगर आपको मर्जी है लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, मतलब ये ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शनल है। अभी इंट्रो का टॉपिक चल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ऑप्शन जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस कितनी है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज बर्डन कितना है, सीधा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा पता चल जाएगा। और साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, और अगर आपको ऐसा है ना कि जैसे टॉपिक आ सकता है कि हेल्थ इज नॉट जस्ट कंटेन्ड टू एब्सेंस ऑफ इलनेस बट इट कंटेन्स इवन मोर, वहां पे कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बर्डन लिखना, और साथ में मेंटल इलनेस का बर्डन भी लिखना, ठीक है, इसको भी प्लीज लिख लेना जब ये बोले कि बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो चीजें लिखी थी ये तो डेफिनेटली लिखनी ही है और देखनी ही है। साथ में इसके एक बार ना जो हमने अभी वो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो देखा था वो प्लीज देख लीजिएगा। हमने कितना देखा था डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, कौन बताएगा अभी अनम्यूट करके, कितना देखा डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो? 1:18,000। यस, और आपको पता है WHO क्या बोलता है? हम्म, 2/1000 याद ना रहे तो 1/1000 कर लेना, बस इतना वो नहीं करेगा, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है, फर्क देखिए। डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो भी जरूर लिखना, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है सभी को। ठीक है, उसके बाद आप कंटेंट शुरू कर सकते हैं। कंटेंट में कैसे, जैसे जो भी आप आगे लिखने वाले हैं, ठीक है, जैसे जो भी टॉपिक्स के बारे में कि हेल्थ केयर में हम लोग लिखने वाले हैं अब हेल्थ के बारे में,
ठीक है, उन सब के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखना चाहते हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन के बारे में लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं उसके बारे में एक थोड़ी डिटेल्स दीजिए। ठीक है, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे 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 ये बताइए पहले कि आप बोलने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखिएगा कि बोलने क्या वाले हैं, साथ में आप उसी वक्त पे एक इंटरनेशनल कंपैरिजन कर देना। ये कंटेंट में जरूर स्टार्ट जो हो रहा है ना, ठीक है, उसको स्टार्ट में ना इंटरनेशनल कंपैरिजन मार देना। ठीक है, सबसे बेस्ट में कौन सी लिखना? नॉर्डिक कंट्रीज। आई होप सबको पता हो नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी है, नहीं पता है तो ओके। डेवलपिंग में क्या लिखना? उसमें बेस्ट में नॉर्डिक कंट्रीज लिखना, उसमें यूके भी साथ में लिख सकते हो वैसे, अदरवाइज यूएस मत लिखना प्लीज। ठीक है, बेस्ट में। डेवलपिंग में क्या लिखना? आप डेवलपिंग में धीरे धीरे श्रीलंका भी हमने देखा, ठीक है, थाईलैंड देखा हमने, उसका प्लीज ध्यान रखना। थाईलैंड मैंने आपको बताया था 4.6% जीडीपी के आसपास है। ठीक है, और इसके साथ कंपेयर करना, ठीक है, कि हम लोग साथ में ही ऑलमोस्ट स्टार्ट हुए, बट वो प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस करी, ठीक है, वो हमने भी फेस करी, लेकिन हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स पे आना। प्रॉब्लम्स क्या है इसकी? जैसे लैक ऑफ पर्सनल हो गया, ये भी हमने बात करी। ठीक है, साथ में रूरल डॉक्टर्स का देखा हमने, साथ में ट्रेन्ड नर्सेज या ट्रेन्ड स्किल, वो ट्रेन्ड और स्किल्ड वर्कफोर्स देखा हमने। ठीक है, ये मैं आपको छोटा एक वो बना के दे रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने हैं ना, तो अब इसके आसपास बनाना। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसिव मेडिसिन हो गई, मेडिसिन, हेल्थ केयर। जब भी आप दो चीजों को कंपेयर करो ना साथ में, तो पता यूज करना कि आप अगर बात कर रहे हो, जैसे यहां पे इंटरनेशनल कंपैरिजन में क्या स्टेटमेंट लिखोगे, ये लिखना कि द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर अवेलेबल, ठीक है, इन द वर्ल्ड, अवेलेबल, वन सेकेंड, अवेलेबल इन द वर्ल्ड इन जनरल एंड सम कंट्रीज इन पर्टिकुलर। बड़ा जब स्केल लोगे तो इन जनरल, और फिर उसमें छोटा सा कोई लोगे तो इन पर्टिकुलर। साथ में लिखना है इसको, बेटर स्टेटमेंट क्रिएट करके देता है। एक्सपेंसिव मेडिसिन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। ठीक है, अब जब मैंने वहां पे पढ़ाया था आपको कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है करने का, तो इसको इसके लिए क्या वर्ड लिखते हैं हम लोग? नो परचेजिंग पावर। इसको यूज करते हैं हम, नो परचेजिंग पावर। इतना पैसा नहीं है लोगों के पास कि इतनी महंगी चीजें खरीद सकें। एक्सेस फोकस किसके ऊपर है? ऑन टर्शरी केयर। बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दो, ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे ध्यान ही मत दो, एंड निग्लेक्टिंग दी प्राइमरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन का टॉपिक जरूर डालना। अगर जैसे मन है तो डाल देना प्लीज, मैं सजेस्ट करूंगा डाल देना, इम्यूनाइजेशन याद आ जाए। ठीक है, येट टू बी 100%। अभी तक इम्यूनाइजेशन पूरा नहीं आया, और इम्यूनाइजेशन के लिए कौन सा मिशन चलता है हमारा? कम ऑन यार, कम ऑन, टीयर 1 के लिए पढ़ा है तुम लोगों ने अभी, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। यस, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के बारे में लिख देना। ठीक है, अभी भी एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट कि एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ सेक्टर पे, इस पे वर्ड कौन सा यूज करना है? कंसिडरेबली लो। लेमैन लैंग्वेज, देखो सिंपल लैंग्वेज लिखनी है, लेकिन लेमैन भी नहीं लिखनी है कि आप किसी मतलब अनपढ़ को पढ़ा रहे हो, ऐसे नहीं करनी है, क्योंकि जो वहां बैठा होगा ना वो बहुत ही वेल रेड होगा, एक कॉलेज का कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर होगा वो आपकी चेक करने वाला। तो इसलिए उसी उसमें लिखना कि उसको भी ऐसा नहीं लगे कि बच्चों के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, करप्शन,
रेड टेपिज्म, ये वर्ड सीधा ये यूज करना, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, ऐसा खतरनाक ऐसे लिखवाऊंगा ना आप लोगों का किसी भी टॉपिक के ऊपर कि यूपीएससी, सीएपीएफ, आईबीएसीआई और सीएसआईआर कहीं भी लिख के आओगे ना तो मार्क्स सबसे बेस्ट मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, ऐसे वर्ड यूज करना है, ठीक है। उसके बाद साथ में ना कुछ इश्यूज भी लिख देना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स अगर मैं होता तो मैं ना एक ना बहुत सारी जगहों पे होता है, जैसे यूपी के अंदर अगर आपको याद हो कि एलिफेंटिया फ्लारिसिस की एक बीमारी चली थी, कौन से एरिया में हुई थी, कौन बताएगा मुझे यूपी के? चिल्ड्रन 40 से 50 जो बच्चे हैं वो उस हॉस्पिटल के अंदर ही मर गए थे। गोरखपुर था क्या सर? कौन था? गोरखपुर। हाँ, गोरखपुर ट्रेजेडी, ठीक है, गोरखपुर ट्रेजेडी, इसको जरूर जरूर नोट डाउन करना जब भी लिखने जाओ ना कि अनएथिकल कुछ हुआ हो या किसी चीज की वजह से एक ट्रेजेडी हुई हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो ना न्यूज में बहुत बड़ा, उसको प्लीज यहां पे नोट डाउन करना। तो यूपी के अंदर जो गोरखपुर ट्रेजेडी थी, एंड लिखना डजन्स ऑफ चिल्ड्रन, जब भी याद ना आए कि कितने बच्चे थे, वहां लिखना डजन्स ऑफ चिल्ड्रन, डजन्स ऑफ पीपल, और जब लगे कि काफी अमाउंट में थे, लार्ज स्केल, ठीक है। जब 20, 30, 40, 50 कुछ हो तो डजन्स लिखना, ज्यादा हो तो लार्ज स्केल या फिर मैसिव स्केल, ठीक है। अब आते हैं हम अपने उस पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे। सबसे बेस्ट आपके लिए, सबसे मजा आपको यही आता होगा इसमें कि ये बता दो सर स्कीम कौन सी आई थी। यहां तो ना हम लोग फोड़ देंगे, देखते हैं, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, इसको सबसे पहले मेंशन करना, या आयुष्मान भारत मिशन जो है उसको बोल सकते हो आप, ठीक है, प्लीज याद रखना। साथ में अब क्योंकि क्यों लिखना है, देखो हमने बात करी थी कि इंश्योरेंस के ऊपर, अब देखो जो जो चीजें आपने यहां लिखी है ना, मैं आपको ईगल आई व्यू पे समझाता हूं। जो प्रॉब्लम यहां लिखी है उसके लिए अगर कोई भी इनिशिएटिव है तो सीधा उसको यहां लिख दो, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहां लिखा, साथ में लिखना जन औषधि केंद्र, परचेजिंग पावर, बात करते ना परचेजिंग पावर की, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है तो जन औषधि केंद्र के मेडिसिन जो हैं अच्छे से मिले। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, प्रोग्राम्स कौन से चले हैं फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, बिकॉज प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, लिखूंगा क्या इसमें, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना हो गया, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना हो गया, इंद्रधनुष हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, और ईविन नेटवर्क जो था वो हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप डिफरेंट प्रोग्राम जो चला रही है सरकार, ठीक है। और क्या सरकार का है, जैसे टीबी एलिमिनेशन है गोल्स, टीबी एलिमिनेशन का गोल क्या है भाई, कितना है, 202, अरे यार 25। जल्दी हो गए, 25, साथ में जरूर लिखना 5 years ahead of ग्लोबल गोल या ग्लोबल टारगेट ऑफ WHO, ठीक है। उसके बाद कुछ सिविल सोसाइटीज के बारे में जब आप लिखोगे ना तो उससे पता है क्या होता है कि एग्जामिनर सिर्फ, क्योंकि क्या है ना कि आपको सभी लोग क्या बताएंगे, गवर्नमेंट 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 गवर्नमेंट, आप कुछ सिविल सोसाइटीज के एग्जाम्पल देना। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये आप किसी भी हेल्थ वाले में यूज कर सकते हो, जैसे स्माइल इंडिया फाउंडेशन,
अभी स्माइल इंडिया मुझे क्यों याद है, इसके कौन बने थे अभी थोड़े दिनों पहले वो, ठीक है, स्माइल इंडिया। साथ में रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन भी है एक, ठीक है, उसको भी लिख सकते हो। लिख सकते हो, जैसे मैं जिससे जुड़ा हुआ हूं गूंज, ठीक है, उससे लिख सकते हो, वो भी ध्यान रखती है इन चीजों का। तो ये है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं जिस पर आप लिख सकते हो। ये आपने प्रॉब्लम और सोल्यूशन लिख दिए। अब क्या होगा, अब आएगा वे फॉरवर्ड, कि अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। आपने क्या बताया पहले कि क्या गलतियां हैं, दूसरा बताया सरकार क्या कर रही है, अब आप बताएंगे क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले लिखना माय विजन ऑफ इंडिया इज टू लीव। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको कैपिटल में लिखना, कभी मत शर्माना। नो वन बिहाइंड। इसकी जगह वो भी लिख सकते हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आपके ऊपर है, नो वन बिहाइंड। ठीक है, उसके बाद वे फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसे इंसेंटिवाइज करो डॉक्टर्स को, न्यूली रिक्रूटेड डॉक्टर्स जो हैं, ठीक है, न्यूली रिक्रूटेड डॉक्टर्स फॉर रूरल पोस्टिंग्स। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या हो रहा है हमारे कि रूरल एरिया के अंदर जो है वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर बहुत फोकस करो। अब प्राइमरी हेल्थ केयर के फोकस के लिए एग्जाम्पल लिख देना, एग्जाम्पल दिल्ली गवर्नमेंट की मोहल्ला क्लिनिक्स। ठीक है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। प्राइमरी हेल्थ केयर फोकस करो, एग्जाम्पल मोहल्ला क्लिनिक्स बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी को लेकर आओ। टेक्नोलॉजी जरूर डालना। साइंस के पीछे पागल है, दुनिया पागल है, साइंस के पीछे सरकार भी पागल है, और साइंस के पीछे एग्जामिनर जो ऐसे पढ़ने वाला वो भी पागल है। इसमें क्या डालना, आधार। अभी एक नेशनल या फिर यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड की बात हो रही है, जिसमें क्या होगा कि आपकी सारी पुरानी डिटेल्स बीमारियों की और उस सब की वो एक ही कार्ड में समाई जाएगी, नेशनल हेल्थ कार्ड। ठीक है, टारगेट सेटिंग, कैसे कि टारगेट जो यूजर होंगे उनको टारगेट किया जाए कि उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, एक कम्युनिटी को सेट किया जाए कि इनको सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, अपना सेट बता देना, जो मैंने बताया था आपको 4.5% जीडीपी बता देना। मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए आपके हिसाब से, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ठीक है, उसके बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस फैलानी बहुत इंपॉर्टेंट है अमंग द पब्लिक, बिकॉज प्रिवेंशन is better than cure। ठीक है, उसके बाद मेरी तरफ से मैं आपको एक इनोवेटिव सॉल्यूशन बताता हूं। मैं अगर होता तो मैं क्या करता, मैं करता नेशनल हेल्थ सर्विस, वॉलंटरी सर्विस, जहां पे लोग वॉलंटरीली आके हेल्प कर सके हेल्थ सेक्टर को बेटर करने में। जैसे कैडेट्स होते हैं, मैं बता उसको सिंपल लैंग्वेज में बताना, नेशनल हेल्थ सर्विस यूज करूंगा मैं, वॉलंटरी, लोग वॉलंटरीली आके हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप इसको थोड़ा सा उस लेवल पे देख सकते हैं, एनकरेज कीजिए। ठीक है, एनकरेज पीपल विद हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सेकेंड इनोवेशन।
ठीक है। अब ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फिट इंडिया मिशन चल रहा है। कौन चला रहा है फिट इंडिया मिशन? हे भगवान, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, हैं? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है उसका पूरा नाम। ठीक है, तो वहां पे लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल कौन है, हैशटैग फिट इंडिया लिखना है, हैशटैग फिट इंडिया। ठीक है, उसके बाद अब इसमें अगर आपको और चीजें यूज करनी है, जैसे एनकरेज करने में, जैसे कब आता है इंटरनेशनल योगा डे? जून 22 को आता है, 21 को आता है, कब आता है इंटरनेशनल डे? ठीक है, योगा डे कब आएगा? जून 21 को। देखा कितनी सारी चीजें जो आपने इस साल पढ़ी हैं टीयर 1 के लिए वो यूज करवा रहा हूं मैं। ठीक है, साथ में और अच्छा एक और चीज, अगर आपको ये जैसे अब ये सब मैंने समझाया वे फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स और वो, अगर आप इसमें कंफ्यूज है ना कि कंटेंट में क्या लिखना है, अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं याद आ रहा है, सबसे अच्छा क्या करना, सीधा आ जाना अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पे। क्या लिखना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में क्या बोला है। ठीक है, कि राइट टू हेल्थ किसके अंदर आएगा, किस आर्टिकल के अंदर आएगा? राइट टू लाइफ 21। ठीक है, इसके अंदर आना चाहिए। साथ में हमारे को सीधा का सीधा आप अगर देखोगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 है, उसके अंदर क्या आएगा? आर्टिकल 39, आई थिंक इसका डी या ई है। ठीक है, देख लीजिएगा। 41, 42, 45, 47 एंड 48। ठीक है, आपको समझाने की भी जरूरत नहीं होगी, आप जिस बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं ना, आपको हर उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ ये बात कर रहे होते कि डीपीएसपी को एक्सप्लेन करो है वो सब, तब आप इनको डिफाइन करते हैं, अदरवाइज डू नॉट डिफाइन इट, बस याद रख लेना। 39, 41, 42, 47, 48। ठीक है, आई एम नॉट श्योर 39 डी है या 39 ई है, बट हेल्थ के ऊपर है, तो ये सारी चीजें ऐड कर लेना उसमें। आप सीधा शुरू में ये भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था पूरा सेटअप जो आपको जरूरी है कि जब भी आप हेल्थ के ऊपर लिखना चाहेंगे। जो भी कोर्स वगैरह है वो कोर बैच वालों को मिलेंगे और पीडीएफ कोर बैच वालों को मिलेंगी, लेकिन समझाने के लिए मैंने सभी को समझाने की कोशिश करी कि जिनको सिर्फ ये कंटेंट से भी काम चल जाएगा वो उनके लिए फ्री है, कोई इशू नहीं, लेकिन जिनको पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है, वो एनालिसिस चाहिए, वो आ सकते हैं।